हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये मेरी नस दिखती है तुम लोगों को ऐसे करके? जैसे ही मैं एक सांस में बोलती हूँ ना, तो मेरी ये नस एकदम दिखती है। देखो अभी मैं तुम्हें डेमो दूं, डेमो। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? दिखी 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 दिखी? कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है? ये क्या कर रही हूं मैं? हाँ, शुरू से ही कॉमेडी। चलो, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई करके आए हो? यस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यार भैया को बोलना गर्म पानी देते जाएं प्लीज, कहना कि मैम की एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, और अगर ग्रीन टी होगा तो वो भी देना, ठीक है? चलो बेटा, टीचर्स डे आज है ही नहीं, मैं क्यों लूं तुम्हारी टीचर्स डे की विश? टीचर्स डे हर दिन होता है। तुम कल टीचर्स डे आ रहे तो एडवांस टीचर्स डे, और बाकी डे में क्या है? कौन टीचर नहीं पढ़ा रहा होता तुम्हें? हर दिन इज अ टीचर्स डे, ठीक है? तो हर दिन को तुम्हें बोलना चाहिए मैम थैंक यू फॉर बीइंग आवर टीचर, ठीक है? वी लव यू मैम। आप नहीं होती तो हमारा क्या होता मैम? आप इतनी प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम हो। ये तारीफों के पुल, ये दिल, ये तारे सितारे, ये हर दिन होने चाहिए बेटा, ये आज के लिए लिमिटेड थोड़ी है। हाँ, चलो शुरू करते हैं बेटा, इतनी फालतू की बातों के साथ। आज हम शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशन इन मेडिसिन नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होना चाहिए, ठीक है? ये गलत हो गया है थोड़ा सा टॉपिक। भैया ग्रीन टी आ चुकी है क्या? ओ, आ गई है भैया? ओ माय गॉड, भैया प्लीज इसके बाद एक ग्रीन टी मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? यस एवरीबॉडी, चलो बहुत सारे दिल मुझे आ चुके हैं। फिर कल तो कुछ टीचर्स डे स्पेशल होना चाहिए, कल टीचर्स डे स्पेशल कुछ करेंगे, ठीक है? देखते हैं बेटा, मैं कोई वादा नहीं कर रही हूँ। पता चला तुम मुझे कहोगे कि मैम जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे, तुम आपको कुछ तो सेलिब्रेट करना पड़ेगा। अभी मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ, ठीक है? मुझे क्या पता कल क्या होने वाला है, मुझे क्या पता कल क्या होगा, आई तो डोंट नो कुछ होगा भी या नहीं होगा, ठीक है? तो जीन थेरेपी और साथ में बेटा हमें क्या करनी है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। लेकिन हम एक बारी बेटा क्विक 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 रिवीजन करते हैं। समाप्ति एक्सप्रेस पे बेटा सवाल होते हैं और फटाफट से हम रिवाइज करते हैं जो हमने पिछले क्लास में बेटा पढ़ा था, ठीक है? चलो, पिछले क्लास में पढ़ा था, ये क्यों कट हो गया? बेटा तुम्हें पता है मेरा ना दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा ऐसे करता रहता है कि अब बच्चों का ये चैप्टर खत्म होने वाला है, कल ये चैप्टर तुम्हारा पीवाईक्यू होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक ही मेजर चैप्टर बचा है, वो है इवोल्यूशन, और एनिमल हस्बेंड्री तो एक दिन वाला चैप्टर है, ठीक है? ऐसा लग रहा है अभी तो पढ़ाना स्टार्ट किया था, है ना? धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स, बहुत स्मूथली तुम्हारा बैच चला है और बहुत अच्छे से तुमने पढ़ाई की है, क्योंकि एक बैच में देखो ऑफ कोर्स एक बैच में ना पढ़ाई किस तरीके से होती है वो स्टूडेंट और टीचर दोनों पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि आप लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा सब कुछ रहा, इसीलिए बैच बहुत ही ज्यादा स्मूथली रन किया है, बहुत ज्यादा स्मूथली रन किया है। इसको मैं जिंक्स इट नहीं करूंगी, इसको मैं नजर नहीं लगाऊंगी, ठीक है? और बाकी बेटा अभी तो लेक्चर्स है ना, तो अभी काहे को इमोशनल होना है ना? तो एक बारी बेटा समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं। समाप्ति एक्सप्रेस में हमने पिछली क्लास में बेटा जी पढ़ा था जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। हमने बोला था बेटा, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है? जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन में हमने पढ़ा था कि यार मैम इंसुलिन की एक जीन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिस जीन से मैम हमारे पास जो इंसुलिन सिंथेसाइज होता है वो इमेच्योर फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, और उस इमेच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन में मैम 3 चेन्स होती हैं, जिन चेन्स का नाम होता है ए चेन, सी चेन एंड बी चेन, ठीक है? ए, सी एंड बी चेन होता है। ये 3 चेन होती है मैम किसमें? ये 3 चेन्स होती है मैम हमारे इंसुलिन के अंदर। अच्छा, ये इंसुलिन की चेन्स, एक सेकंड बेटा मेरे को टाइम दे रहे हैं, एक सेकंड, है ना? तो बेटा जी ए, सी एंड बी चेन होता है एक इमेच्योर इंसुलिन के चेन में। जब इमेच्योर इंसुलिन के चेन में कन्वर्ट हो जाती है मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, तो इसमें से सी चेन को आप उड़ा देते हो और सिर्फ ए और बी चेन को आपस में जोड़ते हो। बेटा ए और बी चेन आपस में किससे जुड़ी होती है? ए और बी चेन आपस में किससे जुड़ी होती है? क्या डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है? क्या 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं?
और A चेन में बेटा इटसेल्फ एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, राइट। एक मैच्योर इंसुलिन के पास सिर्फ A और B चेन होते हैं, एक इमेच्योर इंसुलिन के पास A, C एंड B चेन, 3 चेन एग्जिस्ट करती है, राइट मेरे बच्चों। इमेच्योर मेरे भैया आप तो पहले ही ग्रीन टी ले आए, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद बहुत बहुत, ठीक है। यस एवरीबॉडी, चलिए अब बेटा हमें एक चीज पता चल गई है मैम की इंसुलिन की चेन में क्या क्या कार्यक्रम होता है, ये हमें पहले से पता चल गया है। अब हम मैम सिंथेसाइज कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है। पहले मैम इंसुलिन जो होता था ना पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, कौन से पेशेंट्स को, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए काउ से यानी कैटल से, पिग से एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमंस को इंजेक्ट कर दिया जाता था। लो वॉइस को मैं चेक करा रही हूँ, लो वॉइस को मैं चेक करा रही हूँ, लो वॉइस को मैं चेक करा रही हूँ। तुम भी तो बेटा पेशेंस नहीं रखते हो। लो वॉइस को मैं चेक करा रही हूँ। मेरा तुम्हें मैंने नस दिखाया ना, मैं कितनी जोर से बोलती होंगी एक बारी तो मेरी नस से बेटा अंदाजा लगा सकते हो। तो मेरी जो लेफ्ट साइड वाली नस है ना, ये इसको फोकस किया करो कि मैम धीरे बोल रही है या जोर से। पर मैम चेक करा रही हूँ, मैं चेक करा रही हूँ, मेरी आंखों से मैंने देख लिया है भाई कि वॉइस कम है तो मैं चेक करा लेती हूँ। तुम थोड़ा तो रिलैक्स करो, ठीक है। कैटल और पिग से निकाला जाता था और बेटा जब ऐसे इंसुलिन को दिया जाता था तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या होता है ना, ऐसी सिचुएशन में एलर्जिक रिएक्शंस होती थी। इम्यून सिस्टम जो था, अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है, अनवांटेड तो नहीं बेटा, इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट हो जाता था, ठीक है। अब एक बारी बेटा मेरे को बता दो कि अब आवाज सही है क्या। तो ऑफ कोर्स ये सोल्यूशन नहीं है कि हम कैटल या पिग से निकाल के इंसुलिन इंजेक्ट करें। तो एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका इन द ईयर 1983 कंस्ट्रक्टेड द जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उन्होंने किसका फायदा उठाया, जिसका सब फायदा उठाते हैं बच्चों, हमारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी ई कोलाई का उन्होंने फायदा उठाया। ई कोलाई का उन्होंने कैसे फायदा उठाया बच्चों, उन्होंने ना क्या किया, ए चेन के लिए जीन बनाई और बी चेन वाली जीन बनाई, ठीक है। उन्होंने ये दो चेन को कंस्ट्रक्ट किया जो ए चेन या बी चेन को रिप्रेजेंट करती थी और उन्होंने ऑफ कोर्स बेटा विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मिड, उन्होंने ई कोलाई का ही प्लाज्मिड लिया और उसके प्लाज्मिड के साथ में ए जीन को जोड़ दिया और ई कोलाई के अंदर बेटा उनसे इंसर्ट कर दिया। उसी तरीके से उन्होंने ई कोलाई का ही प्लाज्मिड निकाला, उसके साथ बी चेन जोड़ा और उसे वापस से प्यारी प्यारी जग से न्यारी जग से न्यारी ई कोलाई के अंदर इंसर्ट कर दिया। दो ई कोलाई अलग अलग थे मेरे बच्चों, अलग अलग ई कोलाई के अंदर ए चेन और बी चेन सिंथेसाइज किया गया, अलग अलग उनको बेटा निकाला गया और अलग अलग निकालने के बाद उन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया। हाँ कि ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ कि ना, बिल्कुल मैम। उन्हें अलग अलग सिंथेसाइज करके उन्हें मैम अलग अलग सिंथेसाइज इसीलिए करना पड़ा क्योंकि ई कोलाई के पास एक साथ अगर आप बेटा इमेच्योर बनाते तो उनके पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि वो तीनों चेन में से जो एक्स्ट्रा चेन है उसको हटा दे, वो मशीनरी उनके पास नहीं है। इतना काम उन्होंने कर दिया बेटा, इसी के लिए उनको थैंक यू बोलना चाहिए। And that is how we constructed the genetically modified insulin. आज हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जीन थेरेपी, ठीक है। डन रिवीजन एवरीवन, डन, ठीक है जी। युगल इसके स्क्रीन में से वो हटा दिया, तूने इस स्क्रीन में ना ये लगा दिया है। यस एवरीबॉडी, डन, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले, जीन थेरेपी। डिड वी राइट एनीथिंग जीन थेरेपी से रिलेटेड? एक लाइन तो लिखी होगी ना बच्चों की हमने, या नहीं लिखी है कि डिफेक्टेड जीन को करेक्ट सेट ऑफ जीन से रिप्लेस करना, क्या लिखा है हमने? लिखा है। बच्चे ई कोलाई को थैंक यू भी बोल रहे हैं। बेटा देखो तुम्हारा थैंक यू ई कोलाई तक पहुंच जाएगा। अच्छा बनने में क्या जाता है, अच्छा बनो। एनसीईआरटी इस पैराग्राफ इज लेफ्ट। क्या हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी? क्या हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन की? पढ़ी तो थी भाई, झूठ मत बोलो यार। एनसीईआरटी तो हमने आई थिंक पढ़ा था, ऐसे नहीं होता यार। डिफेक्टिव जीन एनसीईआरटी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, सच बताओ। मैं अभी लेक्चर खोल के देखूंगी, फिर झूठ बोलेगा ना पाप लगेगा बेटा। नीट का एग्जाम आ रहा है, उससे पहले झूठ मत बोलो, ठीक है।
अब कह रहे हो मे बी, बेटा शर्म करो, सच बताओ एनसीईआरटी डन थी या नहीं? एनसीईआरटी पढ़ी है क्लास में? मेरे पास अभी लेक्चर अवेलेबल है, मैं चेक कर लूंगी तुरंत। डिफेक्टिव जीन रिप्लेस्ड बाय करेक्ट सेट ऑफ जीन, करेक्ट सेट ऑफ जीन। हाँ एनसीईआरटी पढ़ी थी, वही तो बेटा, कितनी गलत बात है बताओ। फायदा का भी गलत फायदा, का भी गलत फायदा। ठीक है, तो बेटा डिफेक्टिव जीन को करेक्ट सेट ऑफ जीन से रिप्लेस करने की जो टेक्निक होती है उसे बोला जाता है जीन थेरेपी। अगर कोई जीन खराब है उसे करेक्ट सेट ऑफ जीन से रिप्लेस कर देना, उसका रिप्लेसमेंट कर देना, वो कहलाता है जीन थेरेपी। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ते हुए चलना है कि पहली बारी जीन थेरेपी किसे दिया गया। बेटा इस चैप्टर में बहुत सारे डेटा है, इस चैप्टर में बहुत सारे डेटा। अरे टिश्यू कल्चर वाला क्यों पीछे पड़ जाते हो भैया? मैंने बोला है ना बेटा, अब मैं कमेंट्स ना तुम्हारे ऑफ करा दूंगी। मैंने बोला है ना जब लास्ट लेक्चर होगा तो कराऊंगी। तो बेटा मैं बोल क्या रही थी यार, तुम मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है, फिर टीचर्स डे विश करते हो और डिस्ट्रैक्ट करते हो। इस एनसीईआरटी में बहुत सारे डेटा दिया हुआ है, जैसे पहला रिकॉम्बिनेंट कम बना था। ठीक है, फिर तुमने कौन से ईयर में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो निकाले थे बेटा, जो पहली बार निकले थे। फिर जैसे कि दिया हुआ है कि कौन से साल के टाइम पे बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन आया। फिर अमेरिकन कंपनी ने पहली बारी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन कब बनाया, जीन थेरेपी पहली बारी कब की गई। फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि बासमती राइस को ना चुरा के अमेरिकन कंपनी ने अपनी एक वैरायटी बनाने की कोशिश की, वो कब किया गया। बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, और जहां पे भी डेटा आता है ना बेटा, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो जीन थेरेपी का एक मतलब मेरे को समझ में आता है कि मैम थेरेपी कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जीन थेरेपी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें मैम? अगर कोई डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट जीन से रिप्लेस कर दे रहे हैं, उसे हम जीन थेरेपी कह रहे हैं, सिंपल सरल भाषा में। अब मैम किया कब गया था और किसके लिए किया गया था? आपको लिखना है बच्चों, इन द ईयर 1990, 1990 में पहली बारी जीन थेरेपी दी गई थी एक 4 साल की बच्ची को जो सफर कर रही थी SCID से या स्किड से। इन 1990 फर्स्ट जीन थेरेपी was given to a 4-year-old child who was suffering from SCID। SCID का क्या मतलब है? SCID का क्या मतलब है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, स्किड से बेटा वो सफर कर रही थी, SCID से बेटा वो सफर कर रही थी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से वो सफर कर रही थी। तो मैम स्किड में होता क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू सी इन स्किड, जिससे दुख दर्द समस्या होगी? क्योंकि जब बेटा इससे प्रॉब्लम होगी तभी तो इसका ट्रीटमेंट होगा ना। बच्ची किससे सफर कर रही थी? स्किड से सफर कर रही थी। तो मैम स्किड में ऐसा होता क्या है? आपको एक चीज तो इसमें से थोड़ी सी तो समझ में आ ही रही है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। एक चीज आपको समझ में आ रही है, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो रहा है। बेटा थोड़ी इम्यूनिटी को याद करने की कोशिश करो। हमारे पास 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। याद आ रहा है?
ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बेटा क्या थे आपके पास, बी सेल्स थे जो एंटीबॉडीज बनाते थे, जो आपके ब्लड में प्रेजेंट थे। और बेटा आपके पास थी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपके पास टी सेल्स थे जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, आपने अलग अलग टाइप के पढ़ा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, ये रिवीजन हो रहा है, अगर आपको वो याद आ रहा है तो। बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड, आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा इम्यूनिटी याद दिला रही हूं। तो बी लिम्फोसाइट्स, और मैंने आपको कहा था बच्चों, अगर मैं सारे सेल्स को आपस में कंपेयर करूं ना, अच्छा चलो आप मुझे आंसर दो, अगर मैं इन सारे सेल्स को आपस में कंपेयर करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल निकल के कौन सा आता है? मैं अगर सारे सेल्स को कंपेयर करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल निकल के कौन सा आता है बेटा? जिसके बिना तो देखो ओवरऑल इम्यूनिटी ही खत्म हो जाएगी, ओवरऑल इम्यूनिटी ही खत्म हो जाएगी। जल्दी बताओ कौन से सेल्स थे वो? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। वेरी वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया है ना, शाबाश, वेरी गुड। क्यों बेटा हेल्पर टी सेल सबसे इंपॉर्टेंट थे? ये हमने एड्स में भी पढ़ा था मैम। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए थे क्योंकि अगर हेल्पर टी सेल्स ना होते तो आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी काम नहीं कर पाते, प्लस मैम आपके बी सेल्स जो हैं वो भी एंटीबॉडी नहीं बना पाते, वो भी एंटीबॉडी नहीं बना पाते, जिसकी वजह से आपके हेल्पर टी सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट टी सेल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टी सेल्स होते हैं हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। अब देखो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आप बोलते हो, एड्स के केस में हेल्पर टी सेल्स ही बेटा 1200 से 200 हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम पूरी ठप बैठ जाती है। इनके में वैसा प्रॉब्लम नहीं है, एड्स तो नहीं है, वायरस का तो कुछ पंगा ही नहीं है, यहाँ पे जीन का पंगा है, क्योंकि आप जीन थेरेपी करोगे, जीन का पंगा है। इसके केस में होता क्या है, इन दिस सिचुएशन कोई तो जीन खराब होगी जिसकी वजह से ही हो रहा है ना, क्योंकि हम जीन थेरेपी कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन एडीए नाम की एक जीन होती है, एडीए जीन इज डिफेक्टिव, एडीए जीन इज डिफेक्टिव। एडीए जीन होती क्या है? एडीए का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डीअमाइनेज। अभी मैं लिखवाऊंगी मैम, एडीए जीन अगर डिफेक्टिव है तो क्या हो रहा है? एडीए जीन क्या करती है? एडीए जीन प्रोड्यूसेस एडीए, एडीए का मतलब होता है एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम, और इसका फुल फॉर्म भी बेटा यही होता है एडिनोसिन डीअमाइनेज, एडिनोसिन डीअमाइनेज, इसका फुल फॉर्म भी वही है एडिनोसिन डीअमाइनेज जीन, एडिनोसिन डीअमाइनेज जीन, इसका फुल फॉर्म भी वही है। इट प्रोड्यूसेस एंजाइम एडीए या एडिनोसिन डी एंजाइम, helps in proliferation of lymphocytes। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक जीन है बच्चों, जिस जीन का नाम है एडीए जीन। क्या जीन है बेटा? एक जीन है जिसका नाम है मैम एडीए जीन। इस बच्ची को मैम क्या प्रॉब्लम है? इस बच्ची को सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। मैम इस डिसऑर्डर में क्या होता है? मैम इस डिसऑर्डर में ये एडीए जीन जो है, ये जीन डिफेक्टिव होती है। ये जो एडीए जीन है बेटा, ये एडीए जीन जो है, ये एडीए जीन डिफेक्टिव होती है। ये क्या होती है? डिफेक्टिव जीन होती है। अगर ये डिफेक्टिव होगी मैम, तो ये डिफेक्टिव जीन है, तो जीन का कोई प्रोडक्ट होगा बेटा, जीन से आगे जाके कुछ ना कुछ बन ही रहा होगा ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। मैम इस जीन का जो प्रोडक्ट है वो है एक एंजाइम, उस एंजाइम का क्या नाम है? एडिनोसिन डीअमाइनेज। मैम ये एंजाइम क्यों जरूरी है? ये एंजाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो लिम्फोसाइट्स की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। प्रोलिफरेट करने का मतलब संख्या में बढ़ना, उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, ठीक है, उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप कहते हो कि एडिनोसिन, आज तो डीपीपी गई नहीं है भैया, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, आज तो कोई डीपीपी गई नहीं है,
आप कह रहे हो डीपीपी में बहुत क्वेश्चन है। आज डीपीपी तो मैंने मना किया है, कल के लिए है डीपीपी। बेटा जो पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के तुम सारी बातें करते हो। इससे ना बेटा इनकी जनसंख्या जो है वो नहीं बढ़ेगी। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की मात्रा ही नहीं बढ़ेगी तो आपकी इम्यून सिस्टम काम कैसे करेगी? हाँ, इम्यून सिस्टम काम कैसे करेगी? ठीक है, तो इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करेगी अगर एडीए जीन आपका सही नहीं होगा, एडिनोसिन डीअमाइनेज नहीं होगा। समझ में आ गई बच्चों बात? यस यस, डन 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 डन। पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दुखदा समस्या? बेटा ये जीन पता है किसके अंदर मिलती है? ये जीन ही आपको लिम्फोसाइट्स के अंदर मिलती है। आपको ये जीन ही लिम्फोसाइट के अंदर मिलती है। आपको ये एडीए की जीन लिम्फोसाइट्स के अंदर मिलती है। और ये लिम्फोसाइट्स अपनी बेटा जनसंख्या तभी बढ़ा पाएंगे जब उनके ये जीन बेटा प्रॉपर होगी और जब वो एंजाइम बनाएगी और वो एंजाइम उसको मदद करेगी। ठीक है, कोई दुखदार समस्या बेटा यहां तक? अब बेटा बच्ची में क्या प्रॉब्लम है? बच्ची में ये जीन में प्रॉब्लम है। आप क्या कर सकते हो? आप बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सकते हो, बहुत सारे मतलब एज पर एनसीईआरटी आप क्या क्या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कर सकते हो, वो ट्रीटमेंट्स पहले मैं आपको बताऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी ऑफ कोर्स जीन थेरेपी में क्या करते हैं। जिस बच्ची का एडीए खराब है, जिसका ये लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट नहीं कर रहा, उसके लिए सोल्यूशन क्या क्या है, क्या क्या किया जा सकता है, पर इस बच्ची के लिए क्या किया गया और उसको कैसे किया गया उसको मैं आगे समझाऊंगी। बेटा लिख लिया हो तो एक बार ही डन कर देना, और अगर नहीं लिखा हो तो आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लिया है तो थम्स अप दे दो, अगर नहीं लिखा है तो मैं वेट कर लेती हूँ, कोई नहीं। ठीक है, डन 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 डन, पक्की बात। अब देखो बेटा, सॉल्यूशंस अवेलेबल, पहले मैं ये लिखती हूं, सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर दिस, सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर दिस। क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है बच्चों? क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है? नंबर 1, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। या तो आप क्या करो, आप सीधे एंजाइम ही रिप्लेस कर दो बच्चों, आप एंजाइम ही रिप्लेस कर दो ना यार, एंजाइम में प्रॉब्लम है, आप एंजाइम रिप्लेसमेंट कर दो, आप इंजेक्शन से एंजाइम देते रहो। ठीक है, आप इंजेक्शन से एंजाइम देते रहो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गई। मेरी बात समझ रहे हो? एंजाइम में प्रॉब्लम है तो एंजाइम प्रोवाइड कर दो। एंजाइम कैसे प्रोवाइड करोगे? वाया इंजेक्शंस। आप इंजेक्टिव मोड में एंजाइम्स को बॉडी को दे दो, ये एक ट्रीटमेंट हो सकता है। कोई परमानेंट सोल्यूशन तो मैम है नहीं कि एक बार किया तो पूरे जिंदगी भर के लिए बिंदास हो गए, नहीं, ये बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करते हैं? एंजाइम एडीए is being injected. Enzyme ADA is being injected into the patient's body. ठीक है, एंजाइम ही डायरेक्टली दे दो, एंजाइम ही डायरेक्टली दे दो। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहलाती है। दूसरा जो बहुत सारे बच्चे नाम ले रहे हैं, दैट इज बोन मैरो थेरेपी, दैट इज बोन मैरो थेरेपी। बेटा बोन मैरो क्या होता है और बोन मैरो थेरेपी इसमें कैसे हेल्पफुल है, कोई सोच पाएगा? क्या कोई सोच सकता है? बोन मैरो में डिफरेंट टाइप ऑफ बेटा सेल्स होते हैं, कुछ टोटीपोटेंट, कुछ प्लूरीपोटेंट। इनका क्या मतलब होता है? ये वैसे बहुत बेसिक इंग्लिश है। पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल, एबिलिटी,
कुछ सेल्स होते हैं, जैसे आपने बेटा इनर सेल मास पढ़ा था ना, टोटल पोटेंशियल, टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, मतलब उनके पास एबिलिटी होती है कि वो हर एक चीज बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बिकॉज दे आर टोटीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है प्लूरल, मतलब मेनी टाइप ऑफ सेल बना सकते हैं बट नॉट ऑल। ऐसे अलग अलग टाइप के बेटा सेल्स होते हैं। अच्छा, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि मैम बोन मैरो वो जगह होती है जहां से लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, लेकिन बेटा ये कोई बहुत आसान प्रोसेस नहीं है। सबसे डिफिकल्ट तो ये है कि आप बोन मैरो थेरेपी में ना सारे सेल्स को रिप्लेस नहीं करते हो, आप कुछ सेल्स को रिप्लेस करते हो, नॉट ऑल सेल्स, और वो भी जब आपको डोनर मिलता है, क्योंकि बोन मैरो मैम हमें पता ही है वो जगह है जहां से लिम्फोसाइट सिंथेसाइज हो रही है। अगर मैं उन सेल्स को रिप्लेस कर दूं जहां से आपकी लिम्फोसाइट्स बन रही थी, अगर मैं उस पार्ट को रिप्लेस कर दूं तो हो सकता है मैम लिम्फोसाइट सही हो जाए, ठीक है, पर आप सारे सेल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज आप बोन मैरो में भी बेटा कुछ पार्ट लेते हैं ना, वो भी डोनर से मैच कराते हैं। जब आपको मैच सूटेबल डोनर मिलता है तब जाके बेटा आप उनके कुछ सेल्स बोन मैरो के रिप्लेस करते हैं। बट अगेन बेटा ये भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये भी आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बिकॉज सूटेबल डोनर को फाइंड करना भी एक बेटा प्रोसेस है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो हम क्या कह रहे हैं, बोन मैरो क्योंकि वो जगह है मैम, बोन मैरो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल। पहले तो मैं उन बच्चों के लिए लिख रही हूं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, बोन मैरो होता है साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ये हमने वहां पे लिखा तो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ all blood cells, production of all type of blood cells, all type of blood cells, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि मैम इस जगह पे a few cells of bone marrow can be transplanted, can be transplanted by finding a suitable donor, by finding a suitable donor। लेकिन ये भी आपको बेटा बार बार करना पड़ेगा, ये भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो मैम तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है करने का, जो एक्चुअल में इस बच्ची के लिए किया गया था, दैट वाज जीन थेरेपी, दिस इज द थर्ड सोल्यूशन, और मैं इसके ब्रैकेट में ही लिख रही हूं, इट वाज डन फॉर दैट गर्ल, इट वाज डन फॉर द गर्ल। अब ये समझना है कि करते कैसे हैं, ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, भी मैं बताती हूं करते क्या है, ठीक है। पहले मुझे बता दो बेटा, यस पहले मेरे को ये बता दो कि यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर मैं आपको जीन थेरेपी समझाती हूं। प्राची बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 100%। ओके, गुड गुड गुड। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि तुम पूरा बोन मैरो थोड़ी ट्रांसप्लांट कर रहे हो भाई, पूरा बोन मैरो कौन देगा तुम्हें, कुछ सेल्स को तो रिप्लेस कर रहे हो, और वो भी टोटीपोटेंट सेल्स नहीं होते हैं, टोटीपोटेंट होते तो कोई समाधान, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है। अच्छा अब सुनो, जीन थेरेपी जो उस लड़की के लिए की गई, अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं उस बच्ची का जो लिम्फोसाइट है, उस लिम्फोसाइट में एडीए जीन खराब है, उसमें एडीए जीन डिफेक्टिव है या नहीं, एडीए जीन डिफेक्टिव है, ये उसका लिम्फोसाइट है, हमें इस लिम्फोसाइट में करेक्ट जीन को डालना है, हमें उस एडीए में करेक्ट जीन को डालना है। अब बेटा पहले तो ये मुझे बताओ कि अगर मैं ह्यूमन सेल्स के साथ काम कर रही हूं और मैं इन लिम्फोसाइट के अंदर ही किसी वेक्टर के माध्यम से करेक्ट जीन को डालना चाहूं तो मैं किस वेक्टर का इस्तेमाल करूंगी, पहले मुझे ये बताओ।
लेकिन ये इतना आसान नहीं होता बेटा कि मैं आपको सिंपली बोल दूं कि हम एक एडीए करेक्ट एडीए जीन लेंगे और उस जीन को मैम वेक्टर के हेल्प से इसके अंदर डाल देंगे। इतना आसान नहीं होता है। करना तो कुछ इसी तरीके से है, प्रोसेस कुछ इसी तरीके का है, पर कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, वेरी गुड। रेट्रोवायरसेस को यूज करेंगे। रेट्रोवायरसेस जिनको डिजार्म कर दिया गया है, जिनकी शक्तियों को हमने इस तरीके से बेटा चेंज किया है कि भाई अब वो पैथोजेनिक नहीं रहेगी, बट उसकी मदद से हम अपने जीन को अपने सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट मैम रेट्रोवायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए या आरएनए? हम रेट्रोवायरसेस में यूजुअली जो जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं, आरएनए वायरसेस बोलते हैं, राइट राइट। अब बेटा आपने अगर यहां तक ले लिया ना, अभी आप लिख लिया, बोल रहा हूं लिख लिया ना, पहले आप मुझे सुनना, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी, ठीक है? पहले आप सुनना, क्योंकि ना फिर आपको समझ नहीं आएगा कौन सी चीज कहां बनानी है, ठीक है? होता ही है ना बेटा, तो पेशेंस के साथ में मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगी, आप लिख लेना। पहले सुनना समझना फिर लिखना बेटा, नहीं तो आप बाद में रोओगे कि मैम ये कहां पे बनाए वो कहां पे बनाए, ठीक है? देखो, जिस बच्ची का एडीए खराब था ना, जिस बच्ची के लिम्फोसाइट्स में एडीए जीन खराब थी, हम क्या करते हैं, उसके सेल्स को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर इंक्यूबेट करते हैं, बाहर कल्चर करते हैं, ठीक है? ये हमने क्या किया, उसके ना सेल्स को बाहर निकाल लिया, ठीक है? ये उसके लिम्फोसाइट है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कह रही हूं डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स of the patient is taken out and cultured। मैंने क्या किया बेटा, डिफेक्टिव लिम्फोसाइट को बाहर लेके आई और मैं उसको कल्चर कर रही हूं, ठीक है? अब मेरे को क्या करने का है, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, मुझे क्या करना है एक्चुअल में? मुझे तो देखा जाए तो मुझे इसके अंदर सही जीन को डाल देना है, हाँ कि ना बेटा? करना तो यही चाहिए, करना तो यही चाहिए मैम, करेक्ट जीन को इसके अंदर डाल दो। पर ये इतना, आप कह रहे हो कि ये इतना इजी नहीं है। क्यों नहीं है इतना इजी? वो इसीलिए नहीं है बेटा इतना इजी, क्योंकि देखो एक्चुअली इजी तो है, पर एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है, ADA-cDNA is transferred और inserted into the lymphocyte using retrovirus। तो बच्चों को समझ नहीं आता है ADA-cDNA क्या होता है, तो cDNA क्या होता है ये नहीं समझ में आता, इसीलिए बस उस cDNA को समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे प्रोसेस का बैक साइड एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो कि एनसीईआरटी एज यूजुअल मेंशन नहीं करती है, और उम्मीद करती है कि आपके प्यारे प्यारे जग से न्यारे टीचर्स आपको एक्सप्लेन करें, जो कि करेंगे भी, ठीक है? अब मैं कह रही हूं कि मैम मैंने क्या किया, मैं इस बोर्ड को ना बेटा ऐसे डिवाइड करती हूँ, आप अपने अनुसार लिख सकते हो, जब भी आप लिखोगे इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है? मैं आपको समय दूंगी। मैं क्या कर रही हूं, मैंने एडीए जीन की जगह ऐसे लिखो, ये आपके पास एक एडीए का डीएनए है, यू हैव एडीए डीएनए, ठीक है? आपके पास एडीए डीएनए या एडीए की जीन है। अब बेटा ये तो डीएनए है, और जिस वेक्टर के साथ आपको, वेक्टर के साथ में बेटा आपको वेक्टर के जीनोम के साथ में इसे जोड़ना पड़ता है कि नहीं? आप वेक्टर को मान रहे हो एक तरीके का रेट्रोवायरस, मैं ऐसी शक्ल बनाती हूं, ठीक है? ऐसी शक्ल से ना वायरस समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं कह रही हूं कि मैम मेरे पास तो रेट्रोवायरस है, और रेट्रोवायरस का देखो, रेट्रोवायरस मेरा वेक्टर है, वेक्टर के साथ में अगर मुझे अपना जीन जोड़ना है तो वेक्टर का जीन जिस फॉर्म में अवेलेबल है मुझे उसी फॉर्म में अपने बेटा जीन को जोड़ना पड़ेगा। अगर उसके पास आरएनए अवेलेबल है तो मुझे अपना आरएनए जोड़ना पड़ेगा, है या नहीं? है कि नहीं? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। अगर उसका जेनेटिक, किसी भी वेक्टर का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता तो मैं डीएनए के साथ डीएनए जोड़ती, अगर उसके पास आरएनए है तो मुझे आरएनए के साथ तो आरएनए जोड़ना पड़ेगा ना, हाँ या ना? अगर उसका जेनेटिक मटेरियल मैम आरएनए है, उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, उसके पास सब कुछ होगा भैया, ठीक है? लेकिन फिलहाल उसका जेनेटिक मटेरियल अगर आरएनए है तो मेरे को आरएनए के साथ आरएनए ही जोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये वायरल आरएनए है। अब मेरे को भाई वेक्टर मीडिएटेड करना है ना, वेक्टर जैसे
वेक्टर क्या करता है, रेट्रोवायरस क्या करता है जब वो इन्फेक्शन करता है? सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं सारा लिखने का टाइम दूंगी, पोथियां नहीं बनानी है, कॉन्सेप्ट समझना है। रेट्रोवायरस एक वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जो मैम पोटेंशियल रखता है कि वो डायरेक्टली अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर सकता है। इट कैन इंसर्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑन इट्स ओन, तभी तो उसको आप अच्छा वेक्टर बोलते हो, ऑब्वियसली उसके पास ये कैपेबिलिटी है। और जिसको भी आप उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ दोगे, उस चीज को भी आप मैम अपने सेल्स के अंदर इंसर्ट करा सकते हो, क्योंकि अगर आपने उसकी जीन के साथ जोड़ दिया तो उसका जीन जैसे जैसे मैम अंदर जाएगा, हमारा जीन भी साथ के साथ अंदर जाएगा और पूरा प्रोसेस कर सकता है, राइट? पूरा प्रोसेस करता कैसे वो तो आपको पता ही है, ठीक है। अब मैम प्रॉब्लम ये है कि इसका तो आरएनए है और मेरे पास एडीए की डीएनए है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत इजी है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हम सबसे पहले इस डीएनए से बनवाते हैं, इस डीएनए से हम क्या बनाते हैं, एडीए का आरएनए। हम एडीए का आरएनए बनाते हैं और इस एडीए के आरएनए को हम क्या करते हैं, इस वायरल आरएनए से ज्वाइन करवा देते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस। हम क्या करते हैं, हम अपने एडीए के आरएनए को वायरस के आरएनए के साथ जोड़ते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने इस अपने आरएनए को, एडीए के आरएनए को वायरस के आरएनए से जोड़ा, फिर मैं कह सकती हूं कि वायरस के पास तो मशीनरी है। वायरस के पास क्या मशीनरी है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, सब कुछ होगा। तो मैम मैं कह सकती हूं कि ये भाई साहब की बॉडी के अंदर, ये भाई साहब की बॉडी के अंदर क्या आरएनए से डीएनए बन सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? मैम इसकी बॉडी के अंदर क्या इससे आरएनए से डीएनए बन सकता है कि नहीं? सॉरी, क्या इस आरएनए से डीएनए बन सकता है कि नहीं? और जो डीएनए बनता है बच्चों, आरएनए से जो डीएनए अब बनता है, उस डीएनए को बोला जाता है सीडीएनए। पता नहीं तुमने ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तुमने पढ़ा है बेटा? सीडीएनए नाम सुना है? सीडीएनए नाम सुना है? ये सीडीएनए कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। इनडायरेक्टली तो देखो बेटा, तुम्हें एडीए क्या डीएनए ही चाहिए, पर तुम ये बना कैसे रहे हो, बस ये उसका एक प्रोसेस है। ये तुम्हारी एडीए का आरएनए था, ये एडीए का आरएनए था, तुमने इससे एक डीएनए बनवाया, और तुमने कैसे बनवाया? रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। नहीं पढ़ा है? अच्छा चलो, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जब आप यूजुअली इस आरएनए से डीएनए सिंथेसाइज करवाते हो, तो उस डीएनए के लिए आप सीडीएनए वर्ड यूज करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। पहले आप मुझे बताओ कि यहां तक आपको प्रोसेस समझ में आया? मुझे अल्टीमेटली एडीए का जीन ही चाहिए, डीएनए ही चाहिए, लेकिन मैं जो मैम वेक्टर यूज कर रही हूं, वो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिस वेक्टर का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। मेरे पास तो एडीए का डीएनए है, अब मेरे को इसके साथ अगर इसको जोड़ना है, तो मैंने क्या किया, पहले इस डीएनए से आरएनए बनवाया, इस आरएनए को वायरस के आरएनए के साथ जोड़ दिया, और वायरस ने क्या किया, उसी आरएनए से डीएनए का सिंथेसाइज कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट अ करेक्ट एडीए cDNA is inserted into the lymphocyte with the help of retrovirus। ठीक है, एनसीईआरटी ने सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है कि रेट्रोवायरस की मदद से एक एडीए का cDNA इंसर्ट किया जाता है लिम्फोसाइट के अंदर, पर एनसीईआरटी ने ये पूरा प्रोसेस बताया नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि cDNA है क्या, cDNA क्यों बना। जो वायरस के बेटा मशीनरी को यूज करके आरएनए से डीएनए तुम बनाते हो, उसे cDNA बोला जाता है, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, इसको ना पॉइंट में लिख देती हूँ, अभी तो तुम्हें बिल्कुल वेल एंड गुड समझ में आएगा, बाद में तुम्हें यही प्रोसेस नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं क्या एक सिंपल सी बात उसकी कहानी में कंक्लूजन में लिख देती हूँ कि वी फर्स्ट मेक, और जब मैं ये लिख लूंगी फिर आप अपने अकॉर्डिंग बेटा इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। वी फर्स्ट मेक एडीए आरएनए फ्रॉम एडीए डीएनए
to link with viral RNA, ठीक है, then retrovirus use reverse transcriptase to synthesize a cDNA of ADA, which will be now inserted into the lymphocyte of the child. The lymphocyte of child. क्या समझ लग गया बेटा सभी को? क्या समझ लग गया बेटा सभी को? क्या किया? यस? अरे पढ़ लो बेटा, यहाँ पे चिटिया रहे हैं आपस में, नालायक ना हो तो। मैम पेशेंट के लिम्फोसाइट क्यों निकाले? कृतिका बेटा उसी लिम्फोसाइट के अंदर तो तुम इस जीन को डालोगे ना, बाहर नहीं निकालोगे तो कैसे जीन को डालोगे लिम्फोसाइट के अंदर? अब आप बेटा नोट कर सकते हो धीरे धीरे आराम से, अब आप धीरे धीरे आराम से नोट कर सकते हो। बेटा तुम बाहर कल्चर नहीं करोगे तो जीन कैसे डालोगे? बस अब तुम इसकी मदद से डाल लो, कर दो जीन थेरेपी, ठीक है, कर दो जीन थेरेपी। दिस इज ओनली जीन थेरेपी। अ फंक्शनल ADA cDNA इज इंसर्टेड, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे कल्चर मीडियम को बनाना चाहो तो तुम बना सकते हो ऐसे। अब इनके अंदर बेटा जीन आ चुकी है, ये a functional ADA cDNA complementary DNA is now in the lymphocyte, which will be now returned back, returned back to the patient, अब बेटा ये भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एडल्ट्स में जीन थेरेपी भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्यों नहीं है बच्चों? कोई बता सकता है व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन? व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन? आपने देखो बाहर उनको कल्चर किया, साइड में वो पूरी मैकेनिज्म की, वो पूरी मैकेनिज्म क्यों की? ताकि आप एक एडीए का डीएनए बना पाओ। वायरस के हेल्प से डालना है तो सीडीएनए बन रहा है। सीडीएनए क्यों बना, कैसे बना? जो आरएनए से डीएनए बन रहा है उसको सीडीएनए बोल रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। हाँ because lymphocytes will die after some time. लिम्फोसाइट्स कोई बेटा ऐसी थोड़ी है कि अमर है, लिम्फोसाइट्स का भी अपना लाइफ स्पैन होता है ना। वेरी गुड। जब लिम्फोसाइट्स का अपना एक लाइफ स्पैन होता है तो लिम्फोसाइट्स मैम एक सर्टेन टाइम के बाद तो मर जाएंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि वो सेल अमर है, एक बार ही आपने कर दिया कुछ सेल्स को ठीक तो मैम अब वो सालों साल जिंदगी भर काम करती रहेंगी, ऐसा कोई सेट ऑफ रूल थोड़ी है। वो सालों साल दर बदर बेटा काम नहीं कर सकती, वो इमॉर्टल नहीं है। आपको इस तरीके की थेरेपी बार बार आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल करते रहना पड़ेगा, बिकॉज द लिम्फोसाइट्स हैव अ लाइफ स्पैन और वो इमॉर्टल नहीं होती, इसीलिए ये भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। मैं साइड हो गई हूं बच्चों, चलो मैं साइड होके मैं 2 मिनट नीचे बैठ रही हूँ। नीचे क्या बैठ रही हूँ? फिर मैं नीचे बैठूंगी ना, तुम लोग फिर टाइम पास करते रहोगे, ठीक है। जल्दी 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 करो। मैं इस चेयर को बेटा यहां ले आती हूँ, ठीक है। आप नोट करने दीजिए, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मैंने आज तक तुम्हें नोट करने नहीं दिया, शर्म करो थोड़ी सी, नोट करो। और जिन्होंने नोट कर लिया है वो बैठ के बेटा पढ़ाई करो। मैं यहीं पे हूं,
नोट करिए जल्दी। यस एवरीबॉडी, मैं आपको टाइम दे रही हूं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 16:45 हो रहे हैं, आप 16:48 तक कर सकते हो। करो करो करो, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। यार मेरे को ना ये चेयर को नीचे ही रखना पड़ेगा, मैं वापस से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, फिर इस चेयर का, बेटे ये चेयर मेरे को डिस्टर्ब करेगी। मैं इसे नीचे कर देती हूँ, आप लोग नोट करो। मैं इसे नीचे कर रही हूँ, आप लोग बेटा इसे नोट करो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। अब कई बच्चों का हो चुका होगा और कई बच्चे बैठे होंगे। चलो बहुत सारे बच्चों का डन हो गया, पर मैं बेटा बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती हूँ। मैम क्लास वाली मैम भी थक जाती हैं पढ़ाते पढ़ाते, बेटा हम तो बैठते ही नहीं है, आज तक बैठे हैं, पर मैं भी बैठूंगी। चलो 47 हो गए हैं, मैं 1 मिनट और दे देती हूँ, वरना बेटा मेरे को भी पाप लगेगा। जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है ना उनका पाप लगेगा, ठीक है, आप कर लो कोई बात नहीं। जो बच्चे नहीं सच में नोट कर रहे थे, जिनको चाहिए था मैम बाद में टाइम देंगी, तो ठीक है। डन 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 डन। एनसीईआरटी में जीन थेरेपी कौन से पेज नंबर में दिया है ये बता दो। पक्की बात, पक्की बात, सब लोग का हो गया है बेटा, आप सब लोग का हो गया है तो एक थम्स अप दे दो। कहाँ है मेरा हाथ, दिख रहा है? सब लोग का हो गया है तो एक थम्स अप दे दो, यस। सब लोग का हो गया है तो एक थम्स अप दे दो, यस। अच्छा रुको रुको रुको, पेज नंबर पूछने से पहले बेटा एक दो पॉइंट्स तो लिखवाने थे कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कब हो सकता है। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट परमानेंट सोल्यूशन कब हो सकता है, तो एक नोट डाल के पहले तो हम लिखते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, पर एक चीज मैं आपको बताती हूं, दैट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, कॉमा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, कॉमा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, bone marrow transplantation, कॉमा एक और क्या था, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी is not a permanent solution, is not a permanent solution, but if the gene therapy is done, if the gene therapy is done in the early embryonic stage, it can be a permanent solution, it can be a permanent solution, it can be a permanent solution as
ड्यूरिंग दैट स्टेज totipotent stem cells are present. Totipotent stem cells are present. बेटा अगर जीन थेरेपी को ना, अगर बेटा जीन थेरेपी को, एक तो तुम लोग की क्लास में ना मन करता है चैट्स ऑफ ही कर दें बेटा, अगर जीन थेरेपी को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए तो ये परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। देखो लेट एम्ब्रियोनिक बोल रही, अडल्ट्स में तो क्या है, हर सेल डिफाइन हो चुकी है कि अब ये यही काम करेगी, ये किसी और का काम नहीं कर सकती और ये इसका काम नहीं कर सकती। इसका काम डिफाइंड है कि ये एक्स काम करेगी, ये वाई काम करेगी और ये जेड काम करेगी। हर किसी का रोल डिफाइन हो चुका होता है, अब वो रोल डिफाइंड है। पर जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब आप स्टेम सेल स्टेज में होते हैं, स्टेम सेल्स का क्या मतलब होता है, किसी का कोई काम डिफाइंड नहीं है, आपका कोई काम अभी डिफाइंड ही नहीं है, आप तो टोटीपोटेंट सेल्स हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर उस स्टेज में ही जीन रिप्लेसमेंट कर दी जाए तो बेटा आपके हर एक सेल तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आगे जो भी बेटा सेल्स बनेंगी, हर किसी के पास वो सही जीन ही ट्रैवल करेगी। उस वक्त में बेटा आपका रोल क्योंकि डिफाइंड नहीं है, आपका सेल अब डिफाइन नहीं हो गया है कि यही वो सेल्स हैं जो आगे जाके लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, अभी तो वो डिफाइंड ही नहीं है, वो तो डिफाइंड ही नहीं है। जब वो डिफाइंड नहीं है, टोटीपोटेंट सेल है, तो आप टोटीपोटेंट स्टेम सेल स्टेज में अगर रिप्लेसमेंट करते हो तो वो इंफॉर्मेशन हर एक सेल के पास आगे बढ़ते हुए जाएगी और ये एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों? गॉड, तुम्हारे बैच में आई थिंक अर्जुना में इतनी स्पैमिंग नहीं होती है, तुम्हारे बैच में बेटा बहुत स्पैमिंग होती है। मुझे एक बार बता देना तुम लोगों ने लिख लिया है तो मैं फिर ना चैट्स ऑफ करूंगी। ठीक है, तुमने अगर कर लिया होगा ना तो मुझे एक बार बता दो। ठीक है, अगर डन हो गया है ना तो मुझे एक बार बता दो, फिर मैं चैट्स ऑफ कर दूंगी। ठीक है, और पेज नंबर बता दो जीन थेरेपी का, और पेज नंबर बता दो जीन थेरेपी का। बहुत ज्यादा बेटा लक्ष्य में स्पैमिंग होने लगे, बहुत ज्यादा स्पैमिंग। मतलब क्या बातें, इतनी बातें, एंड तक आते आते तो सितंबर तक आते आते तो बच्चा ज्यादा सीरियस हो जाता है यार कि अब कितना कम टाइम बचा है, क्योंकि इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 12th का सिर्फ बैकलॉग इकट्ठा करके रखा है। और जो बात में अप्रैल में बैच जब स्टार्ट हुआ था ना, तब कह रही थी कि बेटा लास्ट तक आते आते ना ऐसा, तुम लेक्चर खोल के देखना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 1 और लेक्चर 2, मैं कहती बेटा ऐसा सिचुएशन अपने लिए मत क्रिएट करना कि लास्ट में जाते जाते ना तुम्हें ये फील हो बेटा अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा क्या हम कोई तरीके का जेनेटिक फॉल्ट्स को पता नहीं कर सकते हैं? क्या टेस्ट नहीं होते हैं जिनमें अगर जीन में कोई फॉल्ट हो तो हम पता कर पाए? होते हैं ना। तो वही सेम सिचुएशन है, लास्ट तक आते आते बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। और कुछ लोग जिनको मतलब ही नहीं है सिलेक्शन से, जिन्होंने तो ठान लिया है कि अब सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो बैच में टाइम पास करते हैं, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं, टीचर को भी इरिटेट करते हैं। ठीक है, और ये वही टाइम है बेटा जहां मैंने कहा था बेटा ये वक्त तक आते आते ना 12th एटलीस्ट अगर आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो तो आपको ये लगेगा कि मैम अब जो बचा हुआ टाइम है वो मैं थोड़ा बहुत बोर्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, अगर थोड़ा बहुत मुझे इन्वेस्ट करना है तो। और इसके अलावा हाँ वही तो होते हैं ना टेस्ट, उसके अलावा मैं 11th की रिवीजन कर सकती हूँ। 11th की रिवीजन बेटा हमारे कराने से मतलब नहीं है, तुम जो कहते हो ना मैम आप करा देना रिवीजन, आप तो करा देंगे रिवीजन, आपको जिस टीचर का देखना है आपको उस टीचर से करा देंगे, बट बेटा हमें थोड़ी रिवीजन करना है। रिवीजन किसको करना है? तुम्हें। और ये बात बिल्कुल गलत है, मैं खड़े होके तुम्हें अगर ये बोलूंगी ना बेटा कि बेटा तू चिंता मत कर, लास्ट तक आते आते ऐसा मैं रिवीजन कराऊंगी कि देखो वापस से किताब देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, किताब आपको देखनी पड़ेगी। टीचर के रिवाइज कराने से आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको किताब नहीं देखनी पड़ेगी। किताब क्यों नहीं देखनी पड़ेगी? बिल्कुल देखनी पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मैंने कितने क्वेश्चंस कराए, मैंने कितना आपको रिवीजन कराया, कितना डिटेल में कराया, कितने फ्लो चार्ट्स कराए, कितना एनिमेशन दिखाया। अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाएगी। आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर कन्वर्ट करना है, नीट में याद आना चाहिए टॉपिक्स, उसके लिए रिवीजन इज मस्ट। ठीक है, चलो 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 देखो, इफ अ पर्सन इज बोर्न विद अ हेरिडेटरी डिजीज कैन अ करेक्टिव
थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज? अगर पैदाइशी बेटा हेरिडिटरी उसको कोई प्रॉब्लम है तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है? तो जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। जीन थेरेपी एक अटेम्प्ट है जो किया जा सकता है, ठीक है। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज द करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट that has been diagnosed in a child or embryo। एक बच्चा पूछ रहा था ना मैम, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आप बोल रहे हो कि अगर स्टेम सेल स्टेज में कर दिया जाए, क्योंकि वो तो डिफाइंड नहीं है उनका रोल। एक अगर मैंने जीन थेरेपी, जीन रिप्लेसमेंट किया, हर एक सेल के पास वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर वो जो आगे जाके डिफाइन हो जाएगा तो वेल एंड गुड है यार, है ना। तो हमारा पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा ना यार। हमारा पर्पस है कि यार परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। तो आप पूछ रहे थे मैम लेकिन पता कैसे चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? एम्ब्रियोनिक लाइफ में टेस्ट होते हैं, है ना। चलो, here the genes are inserted into the person's cell and tissue to treat a disease। यहाँ पे हम सेल्स या टिश्यू के अंदर करेक्ट जीन को डाल देते हैं मैम, जिससे हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और इनटू द एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। हम जीन थेरेपी करते हैं ताकि जो इंडिविजुअल के अंदर या एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो चीज नहीं हो रही है, ये जो चीज गड़बड़ है, उसको हम सही कर सकें, ठीक है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990। इसको तो स्टार मार्क करो, ये स्टेटमेंट बेस्ड में बहुत बार पूछा जाता है। टू अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये एंजाइम क्रूशियल क्यों है? क्योंकि लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन करवाता है। The disorder is caused due to the deletion of a gene for adenosine deaminase। बेटा ये भी आप नोट कर सकते हो कि मैम ये डिफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि वो जीन डिलीट हो गई, डिलीशन ऑफ द जीन, वो जीन ही डिलीट हो गई, डिलीशन ऑफ द जीन फॉर डीएमाइनेज। ये अपने नोट्स में नोट कर सकते हो बेटा, ये अपने नोट्स में नोट कर सकते हो, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे इससे अच्छा तो मैम, जैसे जीन थेरेपी पूरा पढ़ा है ना, कहता मैम इससे अच्छा तो एंजाइम रिप्लेसमेंट कर लेते, बोन मैरो पढ़ा है इससे अच्छा तो वो कर लेते। अरे भाई सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, और जीन थेरेपी जो बोला है ना, ये इतना आसानी से नहीं होता है बच्चों। डॉक्टर बनोगे ना तब पता चलेगा कि तुमने जो चीजें पढ़ी है वो बहुत ही प्राइमरी लेवल पे पढ़ी है, उसकी बहुत पीछे आगे की बेटा बहुत ज्यादा साइंस है। ऐसे बोलने से सिर्फ नहीं हो जाता कि ब्लड को पैच कर लिया मैम, टिश्यू मैच कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और सब में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं क्या? क्या सब में जीन थेरेपी कर सकते हैं क्या? क्या सब में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं? नहीं बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन की क्या स्थिति है, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी कैसी है, क्या हेल्थ स्टेटस है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कौन सी करनी है। अपने मन से नहीं होता है, अपने मन से नहीं होता है, ठीक है। समझ रही हो? यस एवरीवन, आगे देखो बेटा, बातें नहीं, चैट्स में बातें नहीं, चैट्स में बातें नहीं। देखो, इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, जिसमें हम इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, एडीए को डायरेक्टली दे देते हैं। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस इज दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव। ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होते हैं। As first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body। पहला स्टेप जो हमें करना है दैट इज अ जीन थेरेपी। उस जीन थेरेपी में पहला स्टेप जो होना चाहिए कि वो डिफेक्टिव जो सेल्स हैं उनको बॉडी के बाहर लेके आओ, और उनको बॉडी के बाहर मैम कल्चर करना है हमें, ठीक है। A functional ADA-cDNA, a functional ADA-cDNA using a retroviral vector is then introduced into the lymphocyte which are subsequently returned to the patient body। देखो, at the end of the day what I always say बेटा, NCERT सबसे ऊपर। आप चाहे पूरी RNA साइलेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ जाओ, आप चाहे पूरी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन का कॉन्सेप्ट समझ जाओ, चाहे आप जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट समझ जाओ, अगर आपको NCERT की ये एक लाइन याद नहीं रहेगी तो आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने वो cDNA कैसे बनाया था और उसका क्या प्रोसेस है। उसका कोई काम नहीं है। आपको एक एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए कि आपने लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला, आपने रेट्रोवायरस की मदद से एडीए-cDNA को उस लिम्फोसाइट के अंदर डाला, लिम्फोसाइट के अंदर जीन चला गया, अब आप मैम वो लिम्फोसाइट ठीक हो चुकी हैं, अब वो लिम्फोसाइट्स को आप बॉडी के अंदर रिटर्न कर दो। दैट्स ऑल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा थिंग। आपको पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे मेरे को जब क्विक रिवीजन करना है, एनसीईआरटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्विक रिवीजन। NCERT is the best form of quick revision।
Harshita and all other students, please do not chat. Please do not chat, beta. Please do not chat. Very bad. No. No. ठीक है? However, as these cells are not immortal, the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte. क्योंकि cells immortal नहीं है, इसीलिए आपको ये periodic मतलब बार बार करना पड़ सकता है. However, if the gene isolated from the marrow cells producing ADA is introduced into early embryonic stage, it could be a permanent cure. लेकिन अगर यही चीज हम ADA जीन को आइसोलेट करके अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दें तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है. क्या बेटा सबका क्लियर हो गया ये? यस. क्या बेटा सबका क्लियर हो गया ये टॉपिक? एवरीवन, क्या ये बेटा डन हो गया है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन. फिर मैं चैट्स ऑफ करती हूँ अभी, ठीक है? अभी मैं चैट्स ऑफ करती हूँ, आप मेरे को बता दो डन. पक्की बात? एनसीईआरटी साथ के साथ ही कवर कर रहे हैं, ठीक है? अब बेटा हम क्या करने वाले? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. मैंने आपको क्या बताया था चैप्टर में? बीटी कॉटन एक बड़ा टॉपिक है, फिर क्या पढ़ा हमने? आरएनए इंटरफेरेंस एक बड़ा टॉपिक है, फिर आपकी इंसुलिन एक बड़ा टॉपिक है, जीन थेरेपी एक बड़ा टॉपिक है, और लास्ट जो बड़ा टॉपिक है जो जिसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, इसमें वैसे एनसीईआरटी ने तो बेटा मैं सच बताऊं ऊपर से एक्सप्लेन किया है, लेकिन पूछा भी बेटा फिर वही जाता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. इसमें भी कोई दोहरा ही नहीं है, आपसे कोई नहीं बहुत डिटेल में पूछेगा. एमसीक्यूज अभी वो पीवाईक्यू कराऊंगी तो आपको समझ लग जाएगा कि कोई नहीं पूछता, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक यही टॉपिक का बचा तो जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है. इसके बाद तो भाई एथिकल इश्यूज, फिर किसने क्या किस चीज को चुराया, बायो पेटेंट, बायो वो, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स उनको क्यों बनाया जाता है, तो काफी सारी थ्योरेटिकल बातें जो कल की क्लास में कंप्लीट होंगी और उसी के साथ पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ? चैट्स को ऑफ कर रही हूँ, चैट्स को ऑफ कर रही हूँ और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक करते हैं, ठीक है? अब बेटा देखो, एक होती है जिन्हें हम बोलते हैं ट्रेडिशनल, आपको इसे लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है जैसे मैं लिख रही हूं. एक है ट्रेडिशनल डायग्नोसिस टेक्निक. डायग्नोसिस का क्या मतलब है? जानना, क्या प्रॉब्लम है उसको जानना, डायग्नोस करना. डायग्नोसिस एक होती है ट्रेडिशनल डायग्नोसिस, एक होती है मॉडर्न डायग्नोसिस, जिन्हें हम एक्चुअल में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बोलते हैं. मॉडर्न डायग्नोसिस टेक्निक, क्या अंतर है दोनों में? ऐसे करके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है डिफरेंसेस के फॉर्म में, बट आप लिख सकते हैं. ऐसी कोई मैं बहुत बेटा ऐसी बात नहीं कह रही हूं कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है? ऐसी मैं कोई बात नहीं कह रही हूं, मैं बहुत सरल एक बात कह रही हूं. बिल्कुल बेटा अटेंशन के साथ में सुनिएगा. बेटा पहले के टाइम पे एक यूरिन टेस्ट होता था, जैसे कुछ भी हो तो आप यूरिन टेस्ट आज के डेट पे भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज के डेट पे यूरिन टेस्ट नहीं किया जाता. भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए यूरिन टेस्ट भी किया जाता है. या इन जनरल बेटा क्या करते हैं हम? ब्लड टेस्ट कर लेते हैं. ब्लड टेस्ट कर लो या यूरिन टेस्ट कर लो, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर आपको पता चलता है अच्छा कुछ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? और एक होती है मॉडर्न डायग्नोसिस टेक्निक. जो ट्रेडिशनल डायग्नोसिस टेक्निक है जिसमें सीरम एनालिसिस करते हैं, सीरम मतलब सीरम इज अ पार्ट ऑफ ब्लड ओनली, या यूरिन एनालिसिस करते हैं. होता क्या है ना बेटा, इसमें दो प्रॉब्लम्स है. एक, अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है. अगर आपको कोई बीमारी है भी ना तो अर्ली डायग्नोज नहीं हो पाता. ऐसा नहीं होगा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और आप तुरंत जाके अगर टेस्ट कराओ ना तुरंत पकड़ में आ जाए, ऐसा होने के चांसेस कम है. आपकी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती है, सीरम या यूरिन टेस्ट जो आप करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक में जैसे मैं आपको बताऊंगी पीसीआर, अर्ली डायग्नोसिस बहुत आसानी से पॉसिबल है. क्योंकि अगर आपने किसी का भी कोई सैंपल निकाला, अगर आपने कोई भी सैंपल निकाला, आप ब्लड टेस्ट नहीं कर रहे हो, आपने ब्लड का सैंपल निकाला, आपने उसमें देखा कोई भी आपको जीन मिली, ठीक है, कोई भी आपको फॉरेन जीन मिला फॉर एग्जांपल, ठीक है, पर वो स्मॉल अमाउंट में आप पता नहीं कर सकते हो, वो इतना कम अमाउंट होगा क्योंकि आपको अभी अभी हो सकता है इन्फेक्शन हुआ हो सकता है कोई अभी अभी जस्ट आया हो, तो आपको उतने से इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं चल सकती. लेकिन आप पीसीआर की मदद से उसको एम्पलीफाई कर सकते हो, एम्पलीफाई करके उसका अमाउंट बढ़ा लो, फिर आप उसको आसानी से डिटेक्ट कर पाओगे. तो अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल होती है आपके मॉडर्न टेक्निक्स की मदद से. इसमें पीसीआर एक है, एक ऑटो रेडियोग्राफी और एक एलाइजा है. जो कंफर्मेटरी टेस्ट आप करते हैं ना, कंफर्मेटरी टेस्ट ही दिया हुआ था ना एनसीईआरटी में, या डायग्नोसिस टेस्ट दिया हुआ था, ठीक है? एलाइजा जो आपकी एनसीईआरटी में, एक बार मुझे बताना बेटा, ठीक है? ये मेरे को हमेशा ना, मेरे को लास्ट में लगता है कि वो कंफर्मेटरी टेस्ट बोला हुआ था या डायग्नोसिस टेस्ट. एलाइजा को एड्स के लिए क्या दिया हुआ था? हाँ
चैट्स ऑन किया है मैंने। तो एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे वो भी मॉडर्न टेक्निक है, पीसीआर भी मॉडर्न टेक्निक है, ऑटो रेडियोग्राफी भी मॉडर्न टेक्निक है। अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है, अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट ही दिया हुआ, कंफर्मेटरी टेस्ट दिया हुआ है ना, कंफर्मेटरी टेस्ट ही दिया है ना, ठीक है। इसमें आप स्मॉल अमाउंट में अगर आपके पास पैथोजन है तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, इसमें अगर स्मॉल अमाउंट में पैथोजन है तो आप इजीली डायग्नोस कर सकते हो। तो आप इसी को बेटा पढ़ोगे अभी डिटेल में, ठीक है। कंफर्मेटरी वाज वेस्टर्न ब्लॉटिंग, उसको डायग्नोसिस टेक्निक था ना, अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप एलाइजा करते हैं, कंफर्मेटरी के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगी, ठीक है। एनसीईआरटी वाला बेटा, एनसीईआरटी वाला गलत नहीं होना चाहिए। आप एनसीईआरटी जिस तरीके से देती है, वो डायग्नोसिस टेक्निक थी, डायग्नोसिस टेक्निक थी, कंफर्मेटरी टेस्ट था वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और कंफर्मेटरी टेस्ट शायद आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, कंफर्मेटरी टेस्ट आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं, है ना। सिर्फ डायग्नोसिस के लिए दिया हुआ था कि एलाइजा करते हैं, हाँ याद आ गया। चलो, ट्रेडिशनल डायग्नोसिस में आप बोलेंगे अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल। इसमें आप लिखोगे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल। इसमें आप लिखोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ pathogen is difficult to analyze, is difficult to analyze। इसमें small amount of pathogen can be, small amount of pathogen can be analyzed, can be analyzed। फिर आप इसमें क्या लिखोगे बच्चों, एग्जाम्पल ब्लड और सीरम एनालिसिस, यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट। इसमें आप क्या लिखोगे, पीसीआर जो आपको पढ़ना है, एलाइजा एंड ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। अब बेटा देखना, एनसीईआरटी में ना, ग्राफी की क्या स्पेलिंग लिख रही हूं मैं, एनसीईआरटी में ना ऑटो रेडियोग्राफी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यस, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट, इज अ सीरम। पीसीआर को बस 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है, उसमें तो चलो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पीसीआर एक एम्पलीफाइंग टेक्निक है। और अगर थोड़े अमाउंट में भी किसी का मुझे जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है तो मैं उसको क्या करूंगी, एम्पलीफाई कर दूंगी, और एम्पलीफाई करके मैं उसकी टेस्टिंग कर सकती हूँ, उसकी एनालिसिस कर सकती हूँ। एनालिसिस करने के लिए मैं ज्यादा अमाउंट अगर मुझे चाहिए तो मैं पीसीआर की मदद से कर सकती हूँ, इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एलाइजा को ना बिल्कुल भी एनसीईआरटी ने डिटेल में दिया ही नहीं। एलाइजा 3 टाइप के होते हैं, बट बेटा हमें वो टाइप्स ना, मैं सिर्फ आपको एक एनसीईआरटी की लाइन समझाने के लिए एक चीज बताऊंगी, और वो भी मुझे ना ऐसा लगता है, प्रेशर लगता है कि मैं बच्चों को बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि आपका ना बेटा, मैंने क्या बोला अभी, मैंने पूरा जीन थेरेपी आपको पढ़ाया, बट लास्ट में देखो एक ही लाइन दी हुई थी कि यार करते क्या है, a functional ADA cDNA is inserted into the lymphocyte। but of course as a student and as a medical aspirant आपको हर टॉपिक का पीएचडी तो नहीं पता होना चाहिए, पर थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। वैसे एलाइजा में जो एक लाइन दी हुई है ना कि एलाइजा की मदद से आप एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे उसको समझाने के लिए थोड़ा सा तो आपको बेटा अतिरिक्त ज्ञान देना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, उसके बाद आपके ऊपर है, कॉन्सेप्ट जब बंदा समझ जाता है तो उसको वो 2-3 लाइन याद रह जाती है ना, फिर कोई लोड नहीं है, फिर आप एनसीईआरटी याद रखोगे चलेगा, एब्सोल्युटली दौड़ेगा, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान देना पड़ेगा, ठीक है। पहले बताओ डन एंड अनडन, डन हो गया, डन एंड अनडन, डन एवरीबॉडी। नहीं, कॉन्सेप्ट तो बेटा मुझे बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं, कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एलाइजा में करते क्या है।
ज्यादा नहीं बताऊंगी, मैं एक ही बताऊंगी, ठीक है। मैं जैसे लास्ट ईयर तक ना तीनों टेक्निक्स बताती थी, अभी मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक ही टेक्निक बताऊंगी, दूसरी वाली उसी के जैसी होती है, तीसरी वाली भी उसी के जैसी होती है। एक समझ जाओगे तो दूसरी भी समझ ही जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी बताऊंगी नहीं, फालतू में अपनी बेटा पोथियां बनाओगे जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसमें से पहले बता देती हूँ कि पीसीआर से हम क्या कर रहे हैं। पीसीआर जो डायग्नोसिस टेक्निक है उससे हम क्या कर रहे हैं। पीसीआर की मदद से even if the small amount of pathogen is there, its genetic material can be amplified, its genetic material can be amplified and used for detection, ठीक है जी। छोटा अमाउंट में भी होगा तो आप उसको एम्पलीफाई कर लो, एम्पलीफाई कर लोगे तो यूज कर सकते हो आप उसको डिटेक्शन के लिए, अच्छी डिटेक्शन हो जाएगी। नंबर 2 जो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटी वाला लिखेंगे, ELISA, क्या फुल फॉर्म है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो sorbent assay, enzyme linked immunosorbent assay, enzyme linked immunosorbent assay। करते क्या है, पहले तो एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। एक तो हमें पता है कि मैम इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एड्स, ठीक है। करते क्या है, one can detect the antigens, and antibody in the body of a patient, बोला ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप पेशेंट के अंदर, बेटा सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है कि आप पेशेंट के अंदर किसी बीमारी को पता कर रहे हो ना, डायग्नोसिस कर रहे हो मतलब बीमारी को पता कर रहे हो, बीमारी का एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हो या एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हो। अब सवाल आप पता है क्या आता है बच्चों के मन में, मैं सवाल अभी आपसे पूछती भी हूँ, सवाल आता है मैम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं, कौन सी एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं। भाई अगर किसी के अंदर बीमारी है, चलो मैं चार्ट ऑन कर रही हूँ, बताना एंटीबॉडी तुम्हें समझ नहीं लगता है, जब आपको बेटा एंटीबॉडी बताया जाता है ना तो आप सोचते हो एंटीबॉडी कैसे। बेटा डायग्नोसिस अगर कर रहे हैं तो दो तरीके हैं डायग्नोसिस करने के, या तो मैं किसी के पेशेंट के अंदर ये देख लूं कि बीमारी फैलाने वाला एजेंट है या नहीं है, अगर वो एजेंट मिल गया तो मैं बेटा कह सकती हूँ कि बंदा बीमार है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस हर्ष बिल्कुल सही, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। एएस एंड बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, अर्जुन, उमेश, अंजलि, वेरी गुड यार। अगर मेरे देखो ये या तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि बंदा बीमार है, एंटीजन टेस्ट कर लेती हूँ, अगर बॉडी के अंदर एंटीजन गए होंगे तो बॉडी भी तो एंटीबॉडी सिंथेसाइज कर रही होगी, हाँ कि ना। तो मैं उस एंटीबॉडी को भी अगर डिटेक्ट कर लूं तो मेरे दिमाग में आ सकता है, मेरे दिमाग में नहीं, जो टेस्ट कर रहा होगा, जो डॉक्टर होगा वो देखेगा ना कि भैया ये एंटीबॉडी इसकी बॉडी के अंदर कैसे बन गई, ये एंटीबॉडी कैसे बन गई। अगर ये एंटीबॉडी बनी है तो सर्टेनली ऐसा हो सकता है कि वो एंटीजन भी उसके अंदर रहा हो, यानी कि उसको वो बीमारी हो सकती है, हाँ कि ना। यस एवरीवन। तो बेटा जी आप दोनों को डिटेक्ट कर सकते हो, मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं,
synthesized against the antigen, synthesized against antigen। मैं आपको ना सिर्फ एक का ही डिटेक्शन बता रही हूं बेटा, और जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है, आपसे सिंपली पूछा जाता है एलाइजा सिर्फ एंटीजेंस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है या एंटीबॉडी के भी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकती है। एनसीईआरटी तो आपसे नीट में तो सिर्फ यही पूछा जाएगा, बट आपको मैं एक बता देती हूँ कि डिटेक्ट कैसे करते हैं, अतिरिक्त ज्ञान होगा। अगर आप लोगों ने यहां तक डन कर लिया है तो मुझे बता दो। यस, डन कर लिया है। मैं एक की डिटेक्शन आपको बेटा दिखा देती हूँ कि किस तरीके से डिटेक्शन की जाती है। एवरीबॉडी डन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे? डन एवरीबॉडी, यस, ठीक है। चलो थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान, ठीक है। एक बेटा ऐसे, अब सुनना, ठीक है, कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं। एक ऐसी बेटा मैंने आपको जब वो दिखाया था पीसीआर का एक एनिमेशन दिखाया था। थोड़ी बड़ी बीकर बनानी पड़ेगी क्या? बीकर तो नहीं बना रही हूँ, एक तरीके का कंटेनर बना रही हूँ। मैंने आपको जब वो दिखाया था ना पीसीआर का एक वो दिखाया होगा, तो पीसीआर की ऐसी छोटी एक ऐसे प्लेट जैसी होती है, उसमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, उसके अंदर सारा कंटेंट डालने के बाद उसको बंद करके बेटा मशीन के अंदर फिट कर देते हैं। ऐसी सी होती है ना, ऊपर से देखो तो उसके अंदर ऐसे गोल गोल दिख रहा है, क्योंकि ये ऊपर से इस चीज का ऐसा सा ट्यूब होता है, नीचे से ऐसी होती है, नीचे से ऐसी लंबी होती है, और अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऐसा दिख रहा है, जैसे आइसक्रीम जमाने के लिए होता है ना यार, आइसक्रीम जमाने के लिए, है ना, है ना। इसे स्किप कर सकते हैं बेटा, जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो आप स्किप क्यों करोगे? लिख ही लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है भाई। अब देखो बेटा, एक ना एलाइजा करने के लिए आपने एक प्लेट लिया, ठीक है, कौन सा घर वाला प्लेट नहीं होता बेटा, एलाइजा का अपना एक प्लेट होता है, ठीक है। अब मैं कह रही हूं आपको पता करना है कि बंदे के सैंपल के अंदर एंटीजन है या नहीं है, उसको डिटेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं हम। अरे सीख ही लो ना बेटा, अतिरिक्त ज्ञान है, मैंने तो बोल ही दिया है कि आप अपना छोड़ सकते हो, मैं भी एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, आप कर सकते हो, बट जब क्लास में कराया जा रहा है या तो कर लो ना यार। मेरे कहने का मतलब जैसे पीसीआर की एक प्लेट होती है ना, पीसीआर के ट्यूब्स होते हैं, वैसे बेटा एलाइजा करने का एक कंटेनर होता है। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये टेक्निक में आपको बता रही हूँ कि हम डिटेक्ट क्या कर रहे हैं, ब्लड में हम पेशेंट के डिटेक्ट कर रहे हैं कि एंटीजन है या नहीं। अब आप मेरे को एक बात बताओ बेटा, मैं जिस बीमारी के लिए इस बंदे में टेस्ट कर रही होंगी, क्या मुझे इस एंटीजन की सारी शक्ल सूरत पता होगी कि नहीं? क्या मेरे पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी या नहीं कि भैया अगर ये एंटी, नहीं तो मैं टेस्ट करके कैसे पता लगाऊंगी? क्या मेरे पास इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी? होनी भी चाहिए। जो आपका टेस्ट कर रहा है उसको पता होगा कि अगर ये पर्टिकुलर एंटीजन है उसकी शक्ल ये होगी, उसका मॉलिक्यूलर वेट ये होगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी कैसा दिखेगा वो तक उसको पता होगा। जो भी टेस्ट कर रहा है उसको इसकी सारी चीजें पता होंगी, हाँ कि ना? उसको ये पता होगा कि ये बीमारी है तो उसका एंटीजन ऐसा दिखना चाहिए, उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई होगी तो वो ऐसी दिखनी चाहिए, सब पता होगा उसको, राइट राइट। अब होता क्या है ना बेटा, उसको ये एंटीजन डिटेक्ट करना है, उसको क्या करना है, उसको ये एंटीजन डिटेक्ट करना है, ठीक है। अब उसको पता नहीं है कि है या नहीं है, आपको थोड़ी पता है कि उसके अंदर है या नहीं है, आप तो मान के चल रहे हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जो आपका टेस्ट कर रहा होता है ना, वो क्या करता है, इस प्लेट को ना, ये एलाइजा की जो प्लेट होती है, इसको उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी से कोट कर देता है। देखना एक बारी, आपने ये जो एंटीबॉडी इस प्लेट पे चिपकाई ना बेटा, ये एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी जो आपने चिपकाई है, आपने चिपकाई है कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंटरी एंटीबॉडीज टू द एंटीजन सस्पेक्टेड, टू द एंटीजन सस्पेक्टेड is coated on the plate, is coated on the plate
to bind to it, and any excess unbound antibody is washed off. समझना मेरी बात बेटा, बहुत ब्यूटीफुल चीज है, वैसे बहुत ब्यूटीफुल चीज है। हमने क्या किया बच्चों, हमने सस्पेक्ट किया कि बंदे के अंदर ये एंटीजन हो सकता है, हमने सस्पेक्ट किया कि बंदे के अंदर ये एंटीजन हो सकता है, तो हमने उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर वो एंटीबॉडी इस एंटीजन के कांटेक्ट में आएगा तो बाइंड कर लेगा, हमने उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी को प्लेट पे चिपकाने की कोशिश की। बट बेटा कुछ एंटीबॉडी ऐसी भी तो होंगी ना, प्लेट में इतनी जगह थोड़ी है, कुछ एंटीबॉडी ऐसी भी होंगी जो अनबाउंड रही होंगी। आपने जब चिपकाने की कोशिश की तो कई एंटीबॉडी बेटा अनबाउंड भी तो रही होंगी ना। आपने क्या किया, ये प्रोसेस करने के बाद, और बेटा इसका प्रोसेस कैसे किया जाता है उतनी डिटेल में तो अब नहीं जाना है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ये चिपकाने के बाद जो भी एक्सेस में थी, जो प्लेट से बाइंड नहीं हुई, उसको वॉश ऑफ कर लिया ताकि कोई भी अनबाउंड एंटीबॉडीज आपके प्लेट में प्रेजेंट ना रहे, सिर्फ और सिर्फ वही एंटीबॉडी प्रेजेंट रहे जो उस प्लेट से चिपकी हुई है। हाँ कि ना? यस एवरीबॉडी, हाँ कि ना? सिर्फ और सिर्फ वही एंटीबॉडी रहे जो आपकी प्लेट से चिपकी हुई है। अगर कोई अनबाउंड एंटीबॉडी है तो मैंने उस एक्सेस को वॉश ऑफ कर दिया, मतलब मैंने हटा दिया ताकि एक्स्ट्रा कोई तैरती हुई नजर ना आए। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप क्या होता है? ये तो नंबर 1 स्टेप है। अगला स्टेप होता है कि हम पेशेंट का सैंपल ऐड करते हैं। अगला स्टेप होता है कि हम पेशेंट का सैंपल ऐड करते हैं। अब इस डायग्राम को वापस से ध्यान से देखना मेरे बच्चे। यस एवरीबॉडी, बेटा थोड़ी देर की अटेंशन है, उसके बाद तो बल्ले बल्ले शावा शावा, ठीक है। सुनो, हम कह रहे हैं दूसरे स्टेप में मैम पेशेंट्स सैंपल इज एडेड, पेशेंट्स सैंपल इज एडेड, और हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि मुझे तो तुम्हें दिखाना है ना बेटा कि एंटीजन कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो तुम्हें ये दिखाना है कि एंटीजन कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रही हूं कि एंटीजन है, बंदा बीमार है। Sample is added where the suspected antigen is present. Suspected antigen is present, which will now bind to, which will now bind to complementary, which will now bind to complementary antibody. Unbound antigen is washed off. Unbound antigen is washed off. क्या सबको समझ लगा ये? क्या सबको समझ लगा ये? हमने क्या किया, पेशेंट का सैंपल ऐड किया है। हम ये मान के चल रहे हैं जब हम सैंपल ऐड कर रहे हैं तो वो बंदा बीमार है, हम ये मान के चल रहे हैं उसके पास एंटीजन है। क्या हमने उसी की कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज डाली हुई है? एब्सोल्युटली। तो मैम एंटीजन जाके एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगी कि नहीं? कर जाएगी कि नहीं? यस एवरीवन, कर जाएगी कि नहीं? हाँ कि ना? करेगी कि नहीं? हाँ कि ना? ठीक है, करेगी बच्चों। अब बेटा कोई भी अगर ना हवा में एंटीजन है जो बाइंड नहीं करेगी, क्योंकि जितनी एंटीबॉडी रही होगी बेटा उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेटा एंटीजन जाके बाइंड करेगी। अगर कोई बेटा हवा में फ्री घूम रही है, फ्री तैर रही है, उसको भी वॉश ऑफ करके निकाल दोगे, उसको भी वॉश ऑफ करके निकाल दोगे, कोई फ्री एंटीजन नहीं रहना चाहिए। और लास्ट स्टेप है बेटा, अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है, एटलीस्ट तुम्हें टेक्निक तो पता चल रही है एलाइजा करते कैसे हैं, ठीक है, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, अगेन एक और एंटीबॉडी डालते हैं। एक एंटीबॉडी तुमने ऐड करी थी सबसे पहले, फिर तुमने पेशेंट का सैंपल ऐड किया जिसमें एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हो। और बेटा अगर बंदे के पास एंटीजन होगी, बंदा बीमार होगा, तभी ना ये बाइंड की होंगी। अगर बंदा बीमार ही नहीं होगा तो कोई एंटीजन नहीं होंगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना बच्चों? अगर बंदा बीमार होगा ही नहीं तो उसके पास बेटा कोई एंटीजन भी तो नहीं होगा ना,
तो एंटीजन होगा ही नहीं, तो जाके एंटीबॉडी से क्या ही बाइंड करेगा, नहीं करेगा। तब उस कंडीशन में बिल्कुल यही सिचुएशन वापस से दिख रही होगी, हाँ कि ना, वो ऊपर वाली सिचुएशन दिख रही होगी, एंटीजन होगा तब तो जाके बाइंड करेगा भाई, तब तो जाके बाइंड करेगा ना। अब अगले स्टेप में हम वापस से इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक और एंटीबॉडी ऐड करेंगे, बट इस बारी उस एंटीबॉडी से एक एंजाइम जुड़ा हुआ होगा, तभी तो एंजाइम लिंक्ड बोलते हैं, तभी तो एंजाइम लिंक्ड बोलते हैं। अब थर्ड स्टेप में, जो कि फाइनल स्टेप है, ऑब्वियसली फाइनल ही है ऑलमोस्ट, थर्ड स्टेप में देखो, अनदर एंटीबॉडी लिंक्ड विद एंजाइम, और क्यों लिंक करते हैं मैं बता रही हूं, linked with enzyme complementary to antigen is added, complementary to antigen added, excess wash, excess को वॉश कर दिया। देखो अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये तीसरा स्टेप तभी होगा, मेरे को थम्स अप देना बेटा, स्पैमर्स को हटा दो, स्पैमर्स को हटाओ बेटा, तुम प्लीज जेन्युइनली मुझे आंसर दो। बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये तीसरा स्टेप तो तभी पॉसिबल हुआ होगा ना जब दूसरा स्टेप हुआ होगा। अगर दूसरा स्टेप ही नहीं हुआ होगा, अगर बंदा बीमार ही नहीं हुआ होगा, तो दूसरा स्टेप ही नहीं होगा। दूसरे स्टेप में ये एंटीजन जाके बाइंड की थी। अब मैं कह रही हूं तीसरे स्टेप में मैं वापस से एक और एंटीबॉडी डाल रही हूं, पर इस बार जो ये एंटीबॉडी है, ऑफ कोर्स वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, पर इस बार मैं ऐसा एक एंटीबॉडी डाल रही हूं जिसके ऊपर मैंने एक एंजाइम को जोड़ रखा है। रीजन क्या है वो मैं अभी आपको बता रही हूं। तीसरे स्टेप में मैं एक ऐसे एंटीबॉडी को डाल रही हूं जो एंजाइम से कंबाइंड है। बट बेटा वॉश क्यों करते हैं अक्षिता, ताकि कोई फ्री एंटीबॉडी एंटीजन ना रह जाए, मैं कारण बताऊंगी अभी, ठीक है, ठीक है। अब बेटा मेरे को बताओ ना, ये एंटीबॉडी तो तब जाके इस एंटीजन से जुड़ी होगी ना जब यहाँ पे एंटीजन रहा होगा। अब जो बच्ची पूछ रही है ना वॉश क्यों किया, अगर वॉश नहीं करते तो बेटा फ्री एंटीजन भी तो घूम रही होती और फिर वो जाके उससे बाइंड कर जाता, ठीक है। वापस एक बार रिपीट करूं, पहले तुमने अपनी प्लेट को एक ऐसे एंटीबॉडी से जोड़ा जो आपके उस एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री है जिसको आप बंदे के अंदर डिटेक्ट करना चाहते हो। आपने उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी को, उल्टी चीज को जिसको डिटेक्ट करते हो ना बेटा, उसकी अपोजिट चीज को प्लेट में लगाते हो। फिर मैम अगले स्टेप में आपने पेशेंट का सैंपल ऐड किया, अगर वो बीमार रहा होगा तो ये एंटीजन जाके इससे जुड़ जाएंगे। फिर मैम तीसरे स्टेप में ना मैं एक और एंटीबॉडी इस एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री डालती हूं। जब ये स्टेप हुआ होगा, जब बंदा बीमार हुआ होगा, तभी ये एंटीजन रहे होंगे। जब ये एंटीजन रहे होंगे तभी उसके कॉम्प्लीमेंट्री में एंटीबॉडी जाके बाइंड कर रहे होंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो यही दिख रहा होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना बेटा। मेरे को एक बारी थम्स अप देकर बताओ प्लीज 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 बेटा। रवि बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, ये समझ में आया ना भाई। अगर सेकंड स्टेप नहीं होगा तो थर्ड कैसे होगा? थर्ड के लिए सेकंड होना जरूरी है, वरना तो सारी कहानी इसी में अटक जाएगी। अब एंजाइम क्यों डालते हैं मैम, एंजाइम क्यों डालते हैं भाई? तुम्हें नेकेड आइज से थोड़ी नजर आ रहा है रिएक्शंस होते हुए, तुम्हें थोड़ी पता चल रहा है बाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तुम्हें आंखों से थोड़ी दिख रहा है कि तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी मुस्काना हम समझ जाएंगे। यहाँ पे मुस्काने से बेटा कोई नहीं समझता, ठीक है, कि तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे, ठीक है, यस। आंखों से कोई नहीं बता सकता बेटा, बता तभी सकता है जैसे वो प्लाज्मिड था ना PuC8, वो कैसे बताता था कि मैं रिकॉम्बिनेंट हूं या नॉन रिकॉम्बिनेंट हूं? कलर प्रोड्यूस करके। याद आ रहा है, याद आ रहा है? वो कलर प्रोड्यूस करके बताता था जब तुम वो डालते थे उसका सबस्ट्रेट एक्स गैल। तो अगर एंजाइम होगा तो एंजाइम उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट के केस में। नहीं होगा तो व्हाइट कलर का कलर प्रोड्यूस करके बताता था कि मैं रिकॉम्बिनेंट हूं या नॉन रिकॉम्बिनेंट हूं। यहां पे भी बेटा जब तुम्हारा सबस्ट्रेट, अब इस कंडीशन में तुम इस एंजाइम के कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट ऐड करो, तुम इस एंजाइम के कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट ऐड करो। अब मुझे बताओ, सबस्ट्रेट एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है।
कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट होता है। आप एक बेटा पेशेंस के साथ, अभी 15 मिनट है, देखो मैं इसका अगला टॉपिक तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं यहीं तक रखूंगी। इतने के लिए तो बेटा तुम मेरे से अच्छे से सुन सकते हो ना। ऑटो रेडियोग्राफी में अगले दिन कराऊंगी, इसकी एनसीईआरटी कराऊंगी रीडिंग, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर एटलीस्ट इसको तो समझ के जाओ यार, है ना। और ये अतिरिक्त है, बट फिर भी बेटा डिटेक्शन की टेक्निक कैसे होती है ये पता होना चाहिए यार। उसके बाद आप छोड़ देना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा जी आप देखो ना, मैंने इसके कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट डाला। अब बच्चा पूछ रहा था मैम वॉश नहीं करोगे तो क्या होगा? अरे वॉश नहीं करूंगी तो ये एंजाइम भले ही एंटीजन रहा हो या ना रहा हो, आपकी एंटीबॉडी यहाँ पे बेटा लटकती रहेंगी, घूमती रहेगी। सबस्ट्रेट डालोगे तो भी कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, तो पता कैसे चलेगा भाई? इसीलिए एक्सेस को, जो अनबाउंड होती है ना, उनको वॉश ऑफ करना जरूरी है, वरना तो हर सिचुएशन में रिजल्ट सेम ही आएगा। अब बेटा देखो, जब तुम सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो ये एंजाइम अगर है, अगर ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यहां प्रेजेंट होगी, तभी बेटा वो सबस्ट्रेट को एक पर्टिकुलर कलर में कन्वर्ट करेगी। और अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैम डेफिनेटली ये इससे बाइंड की होगी, यानी डेफिनेटली सैंपल में ये रहा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी, क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस। मैंने कहा कि अगर ये पूरी कहानी बिल्कुल इसी तरीके से हुई होगी, अगर बंदे के पास बीमारी में ये एंटीजन रहा होगा, तभी बेटा तीसरे स्टेप में जब तुमने ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड किया, तो ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी तभी तो बाइंड किया होगा ना, जब एंटीजन रहा होगा तभी तो ये बाइंड किया होगा। और यही वो सिचुएशन होगी मैम कि जब मैं सबस्ट्रेट डालूंगी ना, तो सबस्ट्रेट को एंजाइम, क्योंकि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, कलर प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा, यानी मुझे पता चलेगा कि मैम ये पूरी रिएक्शन इस तरीके से हुई है, यानी कि बंदा पॉजिटिव है, यानी टेस्ट पॉजिटिव आया, बंदा बीमार है। अगर बेटा ये एंटीजन नहीं होते तो भैया एंटी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते, वॉश करते, वॉश ऑफ हो जाता, सबस्ट्रेट डालते, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी। तो मैं लास्ट स्टेप यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूं, अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, a chromogenic मतलब color producing substrate is added finally, which the enzyme will break to produce color, means टेस्ट पॉजिटिव। अब अगर यही चीज मेरे को दूसरे तरीके से लिखनी होती तो मैं लिखती, अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इज एडेड इफ द एंटीबॉडी विद द एंजाइम इज प्रेजेंट, देन ओनली कलर विल बी प्रोड्यूस्ड। और ये एंटीबॉडी विद एंजाइम तभी प्रेजेंट होगा जब एंटीजन प्रेजेंट होगा। एंटीजन ही नहीं है तो सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा बेटा? हाँ, यस एवरीवन, यस एवरीवन। एट द एंड ऑफ द डे देखो बेटा, जो बच्चा सिर्फ कमेंट करता रहता है ना, मैं तो समझती ही नहीं हूं कि अगर हाथ कीबोर्ड पे गया, वो भी तब गया जब पढ़ाया जा रहा है, तब गया। सिर्फ थम्स अप और थम्स अप डाउन या यस या नो के लिए मैं नहीं बोलती हूँ, बट बाकी सिचुएशन में अगर बेटा आप कमेंट कर रहे हैं ना, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। आपको कितनी बार भी रिपीट कर दिया जाए, आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा बेटा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनो। आप बेटा इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ते हो, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ते हो, आपके दिमाग की इतनी कैपेसिटी है कि आप बेटा ये चीज समझ सको, बट तब नहीं समझ सकते जब आप चैटिंग कर रहे होगे। ठीक है, डन 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 डन। क्या एनसीईआरटी की यहां तक की रीडिंग कर लें? बस एनसीईआरटी की यहां तक की रीडिंग कर लें। इसको एक बार खुद देख के आना, कल हम क्विक रिवीजन करेंगे ना। हालांकि इसको क्विक रिवीजन नहीं कराऊंगी बिकॉज दिस इज अतिरिक्त ज्ञान, बट आप चाहोगे तो कर लो। ठीक है, डन 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 डन। तो एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार कर लें। यस एवरीबॉडी, ठीक है, करें एनसीईआरटी की रीडिंग। एनसीईआरटी का पेज नंबर बताना बेटा। जल्दी बताओ। अरे भाई युगल, युगल ये चल क्यों नहीं रहा? तू तो बोल रहा था ये चलेगा।
भाई तुम लोग कब सही करोगे ये तो तुम ही जानो। चलो यहाँ एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बच्चों। हाँ कहाँ पे करनी है? पोल में कहाँ है? अरे मैम मुझे कॉल, पढ़ाई करते हो तुम लोग? चलो पहले बेटा एनसीईआरटी की तो रीडिंग करो, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करो, ठीक है? पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करो। देखो, you know that for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding of its pathophysiology is very very important. चलो पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है होमवर्क में करके लेके आना, ठीक है? व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी पता करके आना, ठीक है? यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, ठीक है? इस कन्वेंशनल टेक्निक से अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। Recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, ELISA are some of the technique that serves the purpose for early diagnosis. ये early diagnosis को help करते हैं। Presence of a pathogen, यानी कि एक बैक्टीरिया या वायरस, उसकी presence is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. बोला एक पैथोजन आपके ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस यूजुअली तभी डिटेक्ट की जाती है जब आपको सिम्टम्स दिखते हैं। यूजुअली बेटा तभी डिटेक्ट की जाती है, जब सिम्टम्स नहीं आएंगे तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? यूजुअली तब डिटेक्ट होती है जब सिम्टम्स आते हैं, पर तब तक काफी टाइम बीत चुका होता है, तब तक काफी टाइम बीत चुका होता है, ठीक है? By this time the concentration of pathogen is already very high in the blood. यही तो बोला, तब तक देर हो चुकी है ना? However, very low concentration of bacteria and virus at a time when the symptoms of the disease are not visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. देखो ब्लड और सीरम एनालिसिस से तो अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है बच्चों जिसमें अगर स्मॉल अमाउंट में भी पैथोजन प्रेजेंट है तो उसको एम्पलीफाई करके हम अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल कर पाते हैं, राइट? कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर डिटेक्ट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन? बिकॉज इट कैन एम्पलीफाई, दैट्स हाउ। PCR is now routinely used to detect HIV in the suspected AIDS patient. बेटा ये नोट कर लो, ये हमने अपने नोट्स में ऐड नहीं किया है। HIV को भी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी बेटा एम्पलीफाई करके आप डिटेक्ट कर सकते हो। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन द जीन सस्पेक्टेड ऑफ कैंसर पेशेंट्स टू। अगर कैंसर पेशेंट्स, कैंसर में बेटा जीन म्यूटेशंस भी हो सकती है, तो आप जीन को एम्पलीफाई कर लो, जीन को एम्पलीफाई करके उनकी स्टडी करना बहुत आसान है, तो एड्स को भी डिटेक्ट कर पाओगे आप। कैंसर पेशेंट्स में भी अगर जीन म्यूटेटेड है, प्लीज इसको बेटा एनसीईआरटी में नोट कर लो, प्लीज बेटा इसको एनसीईआरटी में यहां से यहां तक नोट कर लो, यहां से यहां तक बेटा नोट कर लो एक बारी। पीसीआर को आप एचआईवी में भी बेटा डिटेक्ट कर सकते हो, और म्यूटेशंस अगर जीन में है, जीन में अगर कोई भी चेंजेस आ गए हैं उसको भी बेटा स्टडी करने के लिए पीसीआर हेल्प कर सकता है, एम्पलीफिकेशन कर रहा है बेसिकली, ठीक है? पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। ऑटो रेडियोग्राफी तो ये हम अगले दिन करेंगे। ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction. ELISA एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर बेस्ड है, जो मैंने अभी आपको बताया, एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरैक्शन पर बेस्ड है, तभी टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। बोला कि जो डिटेक्शन होती है या तो एंटीजन को टेस्ट कर लो, एंटीजन जो कि प्रोटीन्स की बनी होती है या ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, या उनके अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लो, दोनों तरीके से। प्रिंसिपल क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ये वाला जो बेटा टॉपिक है ये हम अगली क्लास में करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि आज मैं नहीं कराऊंगी। आप मुझे बता दो बेटा यहां तक कोई दुखद समस्या? यस एवरीवन, क्या यहां तक कोई दुखद समस्या, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यस एवरीबॉडी, कर सकते हैं? यस एवरीबॉडी, बेटा कोई दुखद समस्या यहां तक? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, करें यहाँ पे? ओ भाई कर तो रहे, यहाँ हो तो रहे, वहां से करोगे क्या? क्यों? अच्छा कर कर कर, जल्दी कर, मैं कंफ्यूज नहीं। ये सारे लोग ना एक दूसरे से एकदम ऐसे करते हैं, ये कर दो वो कर दो, ठीक है? चलो लास्ट के 5 मिनट है, करेंगे? कुछ हो सकता है? ओ माय गॉड,
कोई दुख दर्द समझता नहीं है। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। करें, चलिए 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 चलिए। देख 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 ओह माय गॉड, कोई तो मुझे दिखा। ओके अरे मिस वीडियो कॉलिंग करके है। बाकी बच्चे क्यों नहीं दिख रहे? बुला तो रही हूँ, हेलो 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 हेलो। चुप कराने की जरूरत नहीं है, चिल चिल। वो घर वालों को चुप करा रही है, मैम से बात कर रहे हैं हम। मेरी आवाज मुझे क्यों आ रही है? बेटा तेरी आवाज ही नहीं आ रही है, तेरी आवाज ही नहीं आ रही है। और मेरा भी इको हो रहा है यार। अब नहीं होगा, लेकिन मुझे सुनाई कैसे देगा वो क्या बोल रही है? बेटा तू अनम्यूट है। स्क्रीन में कैसे करना, आके हेल्प करो ना यार। इतना मेरे को आता होता तो मैं यही काम कर रही नहीं होती पहले। मेरे को कहाँ आता है, मेरे को सीखना पड़ेगा तुम लोगों से। बेटा तूने अपने आप को म्यूट किया हुआ है क्या? तूने अपने आप को म्यूट किया हुआ है? तूने? हाँ हेलो हेलो हेलो, हाय सरस्वती एंड हाय। बेटा तेरा नाम रोहित तो नहीं होगा? तेरा नाम क्या है? नहीं मैम, मेरा खुशी राज नाम है, भैया के खुशी। नाम पे बने। ओ खुशी एंड सरस्वती, वेरी गुड। और भी बहुत सारे लोगों को सरस्वती तो चली गई, सरस्वती को मैं पसंद नहीं आई लग रहा है। चलो मैं बहुत सारे लोगों को ट्राई कर रही हूँ जोड़ने का। बेटा पढ़ाई कैसी है? मेरे को नोट्स दिखाना एक बारी। सच्ची बनाए? ओह वेरी वेरी नाइस। पीछे तुम्हारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही पूरा वो है ना? यस मैम। अच्छा सरस्वती कहाँ चली गई थी? और नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नोट्स मुझे दिखा सकते हो अगर तुम लोगों ने बनाया है? हेलो हेलो, सारी लड़कियां आई हैं। अब सारे लड़के गुस्सा हो जाएंगे कि मैम आप लड़कियों को कनेक्ट कर रहे हो। अरे नीचे लड़के भी हैं भाई, ये देख क्यों नहीं रहे हैं? उनको हटाना पड़ेगा। हो ऐसा मैं नहीं कर सकती। हाय वैसे कैसे हो यार? देखो मैं सबको थोड़ा थोड़ा हाई करके हेलो करके फिर बाय भी बोल रही हूँ, क्योंकि फिर बाकी बच्चों को भी देखना है, फिर बाकी बच्चे गुस्सा हो जाएंगे। बेटा तुम्हें मैं कैसे सामने से कैसे नजर आ रही हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, मैं भी पहली बार कर रही हूँ। मेरे को यही कैमरा देखना है। अच्छा और मैं इनको यहाँ देख सकती हूँ? तो पहले बता ना यार। देख हाँ अच्छा मैं क्या करूँ यार? ठीक है बहुत अच्छा, ऑल दी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। मैं वापस से पढ़ाई सही चल रही है? पढ़ाई ऑल गुड? ठीक चल रही है मैम। पढ़ाई मस्त चल रही है? यस मैम। कोई 11th का डिवीजन भी स्टार्ट कर दी मैम। अच्छा बहुत सही, लेकिन 12th को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का है, ठीक है? नहीं मैम, उसका बैकलॉग नहीं ना है, मतलब 12th अच्छा चल रहा है तो मैंने 11th में स्टार्ट कर दी। चलो बहुत अच्छा। हाँ नीचे लड़के हैं, मैं कर रही हूँ। ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा है भाई, वो हटाना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा मैं तेरे को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? इसको डिस्कनेक्ट। ओके मैम, बाय 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 बाय। लव यू मैम। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। और बच्चों को कनेक्ट करते हैं, रुको। शाकिब आ चुका है, अब खुशी भी दिख रही है मेरे को। सपना को मैंने थोड़ा सा किया। हेलो शाकिब बेटा, नोट्स कहाँ है तेरे? शाकिब पहले तो दिखा, जो तू मुस्कुरा रहा है ना, मुस्कुराने की वजह कौन है? नोट्स दिखाओ, नोट्स। चलो नोट्स बना रहे। प्रतीक, प्रतीक को भी मैंने ज्वाइन किया है। और कौन है? अथर्व। शाकिब वेरी गुड। पर शाकिब मुझे दिख नहीं रही, आज ही के नोट्स हैं, जूलॉजी की है ना? और खुशी तेरे नोट्स? यस मैम। चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ आज ही के हैं, आज ही के हैं। हाँ आज ही के हैं। अच्छा मैं फिर से वहीं देख रही हूँ। ओ अथर्व भी आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अथर्व भोसले, वेरी नाइस। अथर्व को आवाज नहीं आ रही है क्या? अथर्व मुझे सीआईडी की नजरों से देख रही है। आ रही है मैम। आ रही है तो इतने गुस्से में मत बोल यार, मैं तो इतने प्यार से बोल रही हूँ। प्रतीक भी जुड़ चुका है। प्रतीक वेरी नाइस। तो तुम लोग सारे अपने नोट्स दिखाओ। 2 प्रतीक है, प्रतीक कश्यप, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। पढ़ाई सही चल रही है तुम लोग की? मजा आ रहा है? मौत तो नहीं आ रही कि नींद आने वाला है? हाँ डर तो नहीं लग रहा है? धक 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 कर रहा है, ऐसा होता है ना लास्ट तक आते आते। नो मैम। थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए। नो मैम क्या होता है? देखो नो मैम 2 शर्तों में होता है। एक, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, और दूसरी बहुत गंदी प्रिपरेशन चल रही है। तो गंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है?
और अच्छी है तो थोड़ा धक धक करता है ऐसे कि क्या होगा क्या होगा। सही चल रही है, सब बढ़िया, यस मैम। बहुत बढ़िया। तुम लोग डर गए हो क्या, बोल ही नहीं रहे हो? अभी मैं बोलती ना बेटा कमेंट्स में बताओ, तो कमेंट्स में एकदम से थम्स अप थम्स अप थम्स अप तुरंत 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 ऐसे आता। चलो बहुत अच्छा लगा, मैं भी फर्स्ट टाइम एक्चुअली कर रही हूँ वीडियो कॉल। मैं धीरे धीरे तुम लोग के बैच में थोड़ा मैं कोशिश करूंगी कि मैं करूँ, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को टाटा बाय बाय बोलती हूँ, ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। पढ़ाई बढ़िया से करो और अच्छा रिजल्ट लेके आओ, ठीक है। रिजल्ट चाहिए, बैच से रिजल्ट चाहिए, ठीक है। चलो एक लास्ट कर लेते हैं, लास्ट, ठीक है। रिफ्रेश कैसे करना होता है? यहाँ से, यहाँ से, हाँ। अरे एक्चुअली दिख भी तो नहीं रहा है। शिवम, ओम, समीक्षा और साक्षी और रविकांत। कौन जुड़े हैं हमारे साथ? मिस्टर ओम, ओम नोट्स दिखाइए अपने जल्दी। और साक्षी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। और शिवम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सही बहुत सही। तो सारे बच्चे अपने नोट्स दिखाएंगे, प्यारे प्यारे जग से न्यारे नोट्स। बेटा तुम लोग को सब सुनाई देता है ना जो मैं बोलती हूँ क्लास में? दिखा रहे हैं मैम, दिखा रहे हैं, बहुत सही, वेरी नाइस। वैसे तो मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है पर इमोशंस मेरे तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। साक्षी बेटा नोट्स कहाँ हैं? और ओम ने भी अपने नोट्स दिखा दिए हैं, ठीक है। और साक्षी ने भी अपने नोट्स दिखा, सबने सब मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे धुंधला दिख रहा है, ऊपर से चश्मा भी लगाया हुआ है। उल्लू नहीं बनाने का पाप लगता है ना, पता है ना ये बात, ठीक है। जूलॉजी के ही नोट्स है ना ठीक है। पढ़ाई सही चल रही है तुम लोग की? सब समझ में आ रहा है क्लास में? यस मैम। चलो, कौन है सबसे प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम? चलो यार बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या होता है ना, कमेंट्स में तुम लोगों को देखते हैं और रियलिटी में तुम लोगों को देखते हैं, बहुत फर्क होता है यार, बहुत अच्छी अलग एनर्जी आती है। तुम लोगों को मेरे को देख के पता चल रहा होगा, तुम लोग को देख के मुझे पता नहीं चल रहा है, मेरे को देख के तुमको पता चल रहा होगा। मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर भी एकदम, तुम तो एकदम सहम गए हो पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अभी मुझे साक्षी के नोट्स बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं, वेरी नाइस। बट आई एम श्योर तुम सबने नोट्स बनाए होंगे, पर यार मैं ना पहली बार इसका इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में। पर साक्षी ऑल गुड, ऑल बढ़िया। चलो ठीक है, कुछ कहना है तुम दोनों को? कुछ कहना है या मैं टक से डिस्कनेक्ट कर दूं? वेरी नाइस ओम, अब तुम्हारे भी क्लियर दिख रहे हैं। अब कैसे क्लियर दिख रहे हैं? हमारा नेट खराब था क्या? अच्छा, हमारा तो अच्छा, सॉरी, हमारा तो कह रहे हैं हमारा तो अच्छा ही होगा मैम, ठीक है, उन्हीं का खराब था, जो भी हो दूसरों पे इल्जाम लगा दो चलो ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। तुम लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, बहुत गंदी बात है। मैंने सोचा मैं बोलूंगी बेटा कुछ तो बोलो, तो 2 लाइन तारीफ में बोल देंगे, पर कुछ नहीं बोला अरे राम, ओम अभी भी मौका है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी याद रखूंगी। साक्षी कुछ तो बोल रही है पर वो म्यूट है आई थिंक। साक्षी अपने आप को अनम्यूट कर। हाँ ग्रेट, यू आर ग्रेट मैम। ओह माय गॉड, साक्षी ने बोल दिया यू आर ग्रेट, मतलब आई एम ग्रेट, ठीक है लव यू मैम। अरे लव यू बेटा, बहुत सारा लव यू। और आई विश कि मैं एक साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर पाती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों का प्यारा प्यारा जग से न्यारा सपोलो का मुंह देख के, ठीक है। चलो अब मैं अगले कुछ टाइम तक ना मैं वीडियो कॉल करती रहूंगी तुम लोगों को, ठीक है। और मिलते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, मस्त मस्त रिजल्ट लेके आओ, बहुत सारे लोगों को मैं ज्वाइन करूंगी। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय बाय। डिस्कनेक्ट कर दे तो यार, कर दिया, बहुत सही, धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तकनीकी चीजों का आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। इट वॉज लवली 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 सीइंग यू ऑल, ठीक है। और बेटा रुक जाना नहीं तू कभी हार के, हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी वीडियो कॉल हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं, अभी टाइम बेटा 5 मिनट ऊपर हो चुका है, तो आज गाना नहीं सुना रही हूँ, कल गाना सुना दूंगी। और मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। आई लव यू ऑल, इट इज सो स्पेशल, सो लवली टू बी अराउंड यू पीपल, टू टीच यू ऑल, ठीक है।
and to be loved by you all, and I love you all. ठीक है, bye bye, thank you so much, bye bye, thank you, thank you, thank you.